हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो इस साल की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाली है, क्योंकि 2023 का जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था उसे आज हम क्वेश्चन वाइज एक एक करके हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व किया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं वो सभी क्लियर हो जाते हैं और क्वेश्चंस से आंसर बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चंस घूम घूम के आते रहते हैं बार बार रिपीटेडली और अलग अलग टाइप से उन्हें पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चाहे आप जेएनवी के छात्र हों या सीबीएसई एफिलिएटेड कोई भी स्कूल हो, चाहे नवोदय विद्यालय राजीव गांधी वाले जो होते हैं या अटल उत्कृष्ट स्कूल्स हैं या कोई दूसरे ऐसे स्कूल्स, सभी में ये सीबीएसई पैटर्न जहाँ लागू है वहाँ ये बायोलॉजी का जो पेपर है उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 31 प्रिंटेड पेजेस इस पेपर में थे और इसमें से 33 क्वेश्चंस थे और इसमें 15 मिनट पहले ये पेपर आपको मिल जाता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं पेपर को और फिर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। जो मार्किंग स्कीम है कुछ ऐसी है जिसमें 33 क्वेश्चंस में से सभी कंपलसरी हैं और 5 सेक्शंस में इसे डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी और ई में। सेक्शन ए में 1 से 16 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 16 एमसीक्यूज। इस साल और बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी 60-40 वाला पैटर्न आ गया है। 60 एमसीक्यू और जो वन वर्ड आंसर हैं या केस बेस्ड स्टडी हैं वो 60% होंगे, तो 40% होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसलिए बी रेडी फॉर दिस ईयर। तो सेक्शन बी में 17 to 21 क्वेश्चन नंबर और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन सी में 22 to 28 क्वेश्चन नंबर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वहाँ पर होंगे। सेक्शन डी में 29 to 30 क्वेश्चन नंबर और इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का है, 1 होगा। सेक्शन ई में 31 से 33 नंबर का क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स ईच ये होंगे। तो कैलकुलेटर्स नहीं अलाउड है। तो शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स इन फ्यूचर जनरेशन। तो इनमें से कौन कौन सी प्रोसेस है जिनमें फ्यूचर में रिकॉम्बिनेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी सही है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट एंड फोर्थ वन क्रॉसिंग ओवर ऑफ बाइवेलेंट्स। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग मियोसिस रिफर्स टू द रैंडम सेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स को जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली हो पाता है रैंडमली मियोसिस में, जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं सभी कैरेक्टर्स फ्यूचर जनरेशंस में। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड दूसरा, दिस प्रोसेस कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमीट विच हैव अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स फ्रॉम द पेरेंट क्रोमोसोम्स। तो पेरेंट क्रोमोसोम से अलग एलील्स, उनमें अलग कैरेक्टर्स जा पाते हैं मियोसिस जब होती है और ये जो क्रॉसिंग ओवर है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मियोसिस फर्स्ट में। इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देने का एक उद्देश्य और है कि क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अभी ये एमसीक्यू में आया है तो जरूरी नहीं कि ये फ्यूचर में एमसीक्यू में आए, कुछ और आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर वगैरह वगैरह। इसलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी समझना जरूरी है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा आया हुआ था, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ था और यहाँ एक्स, वाई और जेड ये 3 पार्ट्स, इनके नाम बताने थे और ABCD ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए थे। तो ये एक ट्रांसक्रिप्शन का फिगर है जिसमें ये DNA है और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए खुल रहा है, इसमें ये एंजाइम्स यहाँ जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर X का मतलब होगा, ये चित्र नीचे दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं इजीली, यहाँ X रीजन है ये वाला, ये ऊपर वाला, तो ये रीजन है प्रोमोटर वाला। तो प्रोमोटर BCD में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद जो सेंटर में है Y यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर वाला कौन सा सही है? अब इन दोनों में से कोई हो सकता है, C और D। और तीसरा है Z है यहाँ पर RNA पॉलीमरेज। तो ये RNA पॉलीमरेज है C, तो आंसर C यहाँ पर सही माना जाएगा। तो ऐसे ही डायग्राम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द स्टेटस ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट्स इन ह्यूमन एज पिरामिड गिवन बिलो इज। तो एक ये एज पिरामिड दिया हुआ है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज आप देखिए सबसे बड़ी है ज्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव में पॉपुलेशन कम है
और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी पॉपुलेशन कम है। तो ये पॉपुलेशन कैसी होगी, इसको पूछा गया है। तो ये पॉपुलेशन इन अर्नड शेप्ड एज पिरामिड, अर्न मीन्स पहले कम फिर ज्यादा फिर और कम, तो ये अर्न शेप्ड है। द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इज हायर देन द नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। इट रिप्रेजेंट्स डिक्लाइनिंग और डायमिनिशिंग पॉपुलेशन विथ नेगेटिव ग्रोथ। तो यहाँ पर डिक्लाइनिंग ग्रोथ है क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में कम है, रिप्रोडक्टिव में ज्यादा है, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में और कम है। तो ये डिक्लाइनिंग या डिमिनिशिंग पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाएगी। तो इसलिए इसमें से पहला सही माना जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ग्राफ है डिस्टेंस अलोंग रिवर, नदी से दूरी, यहाँ पर नदी आगे की तरफ बह रही है, और लेवल दिया हुए हैं दो चीजों के, एक डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है ये वाला, और दूसरा है मिनरल आयन का ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि मिनरल आयंस हैं, उनका जो कंसंट्रेशन है वो पहले ज्यादा है और फिर कम होता जा रहा है, फिर बढ़ रहा है और आगे। लेकिन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है उसका लेवल बहुत कम है पहले और फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर कि विच पॉइंट, 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर अनट्रीटेड सेवेज की एंट्री हो रही है इस पानी में, नदी के पानी में। अनट्रीटेड सेवेज कब डाला जा रहा है, तो इसमें हम देखेंगे चारों पॉइंट्स का एनालिसिस करके हमें पता चलता है कि पहला पॉइंट जो है एट पॉइंट 1, देयर इज हाईएस्ट मिनरल आयंस एंड लोएस्ट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो यहां पर देखिए मिनरल आयन सबसे ज्यादा है, ऊपर लेवल देखिए इसका, और जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है यहां पर सबसे कम है, यानी बीओडी यहां पर सबसे ज्यादा है, बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों? क्योंकि यहां पर डिसॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम है, मिनरल बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है जहां पर मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं वहां पर जो सेवेज है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी, उसमें मिनरल्स ज्यादा है, तो मतलब जो अनट्रीटेड सेवेज है वो ज्यादा है, इसलिए बीओडी भी यहां पर ज्यादा होगी। क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है, बीओडी ज्यादा होगी, तो यहां पर पॉल्यूशन लेवल भी ज्यादा होगा। इसलिए पॉइंट 1 में ज्यादा मिनरल आयन होने की वजह से और सबसे कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहीं पर अनट्रीटेड सेवेज जो रिवर में है वो आ रहा है, एंट्री हो रही है उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट 1 ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, गिवन बिलो आर 2 कॉलम्स, इन कॉलम 1 is the list of 4 enzymes and in column 2 is the list of functions of the given enzymes. Which one of the following option shows the enzymes matched with their respective functions correctly? कॉलम 1 में एंजाइम दिए हुए, कॉलम 2 में उनके काम दिए हुए हैं, तो इनमें से हमने ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है क्योंकि पी यानी डीएनए लाइगेज का काम है जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड्स ऑफ डीएनए के कोनों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटाना। आर टेक पॉलीमरेज का काम है दूसरा एक्सटेंड्स प्राइमर ऑन द डीएनए टेम्पलेट, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है कट्स डीएनए एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें के बाद छठा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें स्टडी द डीएनए प्रोफाइल्स ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ चाइल्ड एक्स एंड 3 इंडिविजुअल्स 1, 2 एंड 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द पॉसिबल पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड एक्स। तो इसमें यहाँ पर एक चाइल्ड एक्स का जो डीएनए का जो बैंड है वो दिए हुए हैं, एक्सरे बैंड, और यहाँ पर 3 इंडिविजुअल दिए हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो ये जो चाइल्ड एक्स है इन तीनों में से किससे मैच कर रहा है और इनमें से पेरेंट्स इनके कौन से होंगे, मम्मी और पापा, तो ये हमें पता करना है। तो इसमें हमने आंसर देखने के लिए सबसे पहले चेक करना होगा कि जो एक्स के बैंड्स हैं वो किसके साथ ज्यादा मैच कर रहे हैं। जैसे ये वाला है, ये मैच कर रहा है इसके साथ, इसकी सीध में है। ये वाला मैच कर रहा है इसके साथ, ये मैच कर रहा है इसके साथ, नंबर 1 के साथ। फिर एक्स में जो ये वाला बैंड है वो नंबर 3 के साथ मैच कर रहा है, फिर ये वाला नंबर 3 के साथ, ये वाला नंबर 1 के साथ, ये वाला नंबर 3 के साथ, ये वाला नंबर 1 के साथ। आप देखिए या तो नंबर 1 के साथ मैच कर रहे हैं सभी बैंड्स या नंबर 3 के साथ बैंड मैच कर रहे हैं सभी बैंड्स। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो पॉसिबल पेरेंट्स हैं वो या तो इंडिविजुअल 1 वाले होंगे या इंडिविजुअल 3 वाले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ मैच कर रहा है। नंबर 2 के साथ मैच नहीं कर रहा है ये बैंड इसके एक्स के, इसलिए जो चाइल्ड एक्स है उसके पेरेंट या तो नंबर 1 वाला होगा या नंबर 3 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर
सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द नेक ऑफ जिराफ। तो यहां पर ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें नेक लेंथ और नंबर ऑफ जिराफ के बीच में ग्राफ बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो एवरेज साइज्ड नेक वाले थे इसकी संख्या सबसे ज्यादा है, मीडियम साइज्ड नेक वाले। जो कम साइज था नेक का वो भी विलुप्त हो गए, और ज्यादा साइज बहुत था तो वो तो थे ही नहीं, उनमें भी एक्सटिंक्शन हो गया था। तो यहां पर आंसर ये कहता है कि ग्राफ डेपिक्ट्स स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसमें स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन दिखाई दे रहा है। क्यों? एज जिराफ्स विथ मीडियम नेक लेंथ आर सेलेक्टेड, मीडियम नेक वाले जीवित रहे। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन दैट फेवर्स द एवरेज इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एंड रिड्यूसेस एक्सट्रीम्स सच एज एक्सट्रीम शॉर्ट एंड एक्सट्रीम लॉन्ग नेक्स। तो बहुत लंबे नेक वाले भी विलुप्त हो गए और बहुत कम नेक साइज वाले भी विलुप्त हो गए, और मीडियम साइज जो नेक वाले थे वही जीवित रह पाए जिराफ। इसलिए इन्हीं का सिलेक्शन हुआ, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज जिराफ विथ मीडियम नेक लेंथ आर सेलेक्टेड। तो डी ऑप्शन सही है और अन्य ऑप्शन यहां पर गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट नंबर ऑफ pollen grains that will be formed after 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल है और 325 में माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो pollen grains बनते हैं, यानी एक से बनता है 4, तो 325 से बनेगा 325 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 1200 और बचा हुआ 25, 25 4 जा 100, तो 1200 और 100 हो गया 1300। तो 1300 pollen grains बनेंगे 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल से, क्योंकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 pollen grains बनते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 कॉलम्स। इन कॉलम 1 द नेम ऑफ 4 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दी हुई हैं, लिप्स लूप, मल्टीलोड 375, फिर सबक्यूटेनियस, नॉरप्लांट, फिर सहेली। ये 4 यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या पिल्स दी हुई हैं। कॉलम 2 में दिया हुआ मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करते हैं। तो नंबर 1 में है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोकना। नंबर 2 फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूटेरस। फिर 3rd कॉजेज थिकनिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। 4th मेक्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म्स। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ए। इसमें पी का सेकेंड वन लिप्स लूप काम करता है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूटेरस। ऐसे स्पर्म को यूटेरस के अंदर कैप्चर कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, सेल के अंदर उसे लेकर उसे डाइजेस्ट कर देता है। दूसरा क्यू का है 4th मल्टीलोड 375 जो दवाई है वो सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देती है स्पर्म के लिए, यानी सर्विक्स को बंद कर देती है बिल्कुल, ताकि स्पर्म अंदर बाहर जा ही नहीं सके कहीं। नंबर आर है 3rd वन, आर का 3rd, यानी सबक्यूटेनियस नॉरप्लांट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, वो क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस को मोटा बना देती है, बहुत सर्विक्स मोटी हो जाती है जिससे स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते हैं। और 4th है सहेली, ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को ही रोक देती है, तो एग बाहर नहीं निकलने देती है ओवरी से। तो ये ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज द एंडोक्राइन ग्लैंड करेक्टली मैचेस विद इट्स हार्मोनल सीक्रेशन एंड इट्स फंक्शन। तो यहाँ पर एक टेबल दी है जिसमें ये दिए हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो हार्मोन जो सीक्रेट करते हैं और उन हार्मोन्स का काम क्या है। तो सही ऑप्शन इसमें से हमने चूज करना है। तो सार्टोली सेल्स टेस्टोस्टेरोन, प्लेसेंटा एस्ट्रोजन, लेडिक सेल एंड्रोजन और ओवरी एफएसएच। तो इसमें से सी ऑप्शन सही है। लेडिक सेल एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं और एंड्रोजन का काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को स्टार्ट करना। दूसरा यहाँ पर सार्टोली सेल्स दी हुई है ए में, इसका डू नॉट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सार्टोली सेल्स सीक्रेट वेरियस प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एज वेल एज हार्मोन सच एज इनहिबिन एंड एंटी म्यूलेरिन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट नहीं करती है, बल्कि ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं सार्टोली सेल्स जो टेस्टिस में होते हैं, और इनहिबिन और हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और एंटी म्यूलेरिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और ये एंटी म्यूलेरिन हार्मोन फीटस के अंदर, बच्चे के अंदर सीक्रेट होते हैं। दीज सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट कन्वर्ट टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन एंड टू 5A डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को
ये सभी हार्मोन्स मिलकर कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन और 5A डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में, DHT। इसलिए ये वाला सार्टोली सेल्स वाला गलत है। उसके बाद प्लेसेंटा में दिया हुआ है कि वो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, लेकिन यहाँ पर द प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रेगनेंसी चेंजेस इन फीमेल्स। तो ये प्रेगनेंसी चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, या प्रेगनेंसी में जो अलग अलग समय में अलग अलग मंथ्स में चेंजेस आते हैं उसको बढ़ावा देते हैं ये एस्ट्रोजन। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सीक्रेशन ऑफ मिल्क, ये गलत है। ओवरी डी वाला, ओवरी सीक्रेट 3 हार्मोन्स नेमली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। लेकिन यहाँ पर FSH दिया हुआ है, जो कि FSH ओवरी से सीक्रेट नहीं होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, इसका फंक्शन तो सही लिखा है FSH का, लेकिन FSH ओवरी से सीक्रेट नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी को एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कभी पूछे जा सकते हैं अलग से। नाउ 11th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA बाय कोहन एंड बॉयर इन 1972 वाज। इसका आंसर है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है। हुआ यह था कि 1972 में कुछ साइंटिस्ट थे जैसे स्टेनले कोहन और हॉर्बर्ट बॉयर। उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व्ड दैट एन ऑर्गेनिज्म विच शोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस because of a gene and that gene can be transferred to another organism so that they can acquire the resistance. They took the resistant plasmid from Salmonella typhimurium. तो इन्होंने रेजिस्टेंट प्लाज्मिड लिया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया की सेल से, ये रेजिस्टेंट जीन, और उसके बाद दे आइसोलेटेड द प्लाज्मिड फर्स्ट। इस प्लाज्मिड को यहाँ से लेने के बाद इन्होंने प्लाज्मिड को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट किया और इसके रेजिस्टेंट जीन को काट लिया, जिससे ये रेजिस्टेंसी रखता है अपने अंदर, किसी स्पेशल दवा के लिए रेसिस्टेंट ये होगा। दिस वाज ट्रांसफर्ड यूजिंग वेक्टर्स इन द होस्ट सेल, और होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया गया और वेक्टर का यूज किया गया, और वेक्टर के रूप में उन्होंने PBr322 का यूज किया प्लाज्मिड का। DNA लाइगेज इज यूज्ड टू जॉइन द फ्रेगमेंट्स इनटू अ वेक्टर। DNA लाइगेज एंजाइम का यूज किया गया उन्हें जोड़ने के लिए। दिस न्यूली फॉर्म्ड सर्कुलर रिकॉम्बिनेंट DNA वाज ट्रांसफर्ड टू E. coli, उसको फिर E. coli बैक्टीरिया में डाल दिया गया। दिस वाज रेप्लिकेटेड इन द होस्ट एंड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल वर आइसोलेटेड यूजिंग द मार्कर ऑन द ट्रांसफर्ड जीन। तो ये है पूरा आंसर इसका। कभी लॉन्ग आंसर में या वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में आएगा तो ये पूरा आंसर आपने देना होगा। इसमें हुआ यह था कि स्टेनले कोहन और रॉबर्ट बॉयर ने एक रेसिस्टेंट जीन खोजा और उस रेसिस्टेंट जीन को निकाल लिया गया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से और उसे E. coli में रिकॉम्बिनेंट बनाया गया, उसे E. coli के अंदर ट्रांसफर किया गया जीन को प्लाज्मिड का यूज करके, और प्लाज्मिड के रूप में PBr322 का यूज किया गया। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का जो जीन था रेसिस्टेंट जीन, उसे डाल दिया गया E. coli में और उसे यूज किया गया। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, बी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग challenged the patent right granted to the University of Mississippi Medical Center for use of turmeric in wound healing। देखिए ये एक बड़ी स्पेशल स्टोरी है। इसमें हुआ यह था कि 2 अमेरिकन रिसर्चर थे, भारतीय मूल के होंगे, सुमन के दास और हरिहर P. कोले। ये दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में मेडिकल सेंटर में काम करते थे और काम करते करते उन्होंने ये क्लेम किया US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में कि जो हल्दी है टर्मरिक, उसमें जो प्रॉपर्टी है हीलिंग प्रॉपर्टी, यानी जो चोट लगी हो उसको ठीक करने की जो प्रॉपर्टी है, उसका पेटेंट हमने खोज लिया है, इसलिए हमें पेटेंट दिया जाए। और फिर 1995 में उन्हें पेटेंट मिल भी गया, है ना। लेकिन ये जो हल्दी का जो ये नेचर है, इसे हम सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय लोग। इसलिए भारत का जो संस्था है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, उसने फिर अमेरिकन US पेटेंट ऑफिस में कहा कि इसे री एग्जामिन किया जाए। हमारे भारत में लाखों सालों से ये हल्दी का यूज किया जा रहा है और आज की ये खोज नहीं है बल्कि ये वर्षों पुरानी खोज है। इसलिए US पेटेंट ऑफिस ने इसे एक्नॉलेज किया और फिर कहा कि हाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, और इस पेटेंट को, हल्दी के पेटेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी और उस समय CSIR के डायरेक्टर थे R.A. माशेलकर, तो इन्होंने ही ये काम किया था, इसलिए आंसर डी इज करेक्ट, डॉक्टर R.A. माशेल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऐसा होता है भैया, देखो पुराना हमारा ज्ञान है और अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने ये खोजा है टर्मरिक में, क्या बात है। 13th क्वेश्चन, एसर्जन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। एसर्जन रीजन 13th to 16th ये क्वेश्चन रहेंगे, 13 से 16 नंबर तक, और इसमें ABCD 4 आंसर आप दे सकते हैं।
ए आंसर देंगे तो इसका मतलब एसर्जन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है वो एसर्जन का सही एक्सप्लेनेशन देता है। बी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो एसर्जन रीजन तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो एसर्जन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। ऑप्शन सी आंसर देंगे तो एसर्जन सही है, रीजन गलत है, और डी आंसर देंगे तो एसर्जन ए गलत है, रीजन सही है। तो इनमें से एक आपने आंसर देना होगा। तो 13th क्वेश्चन है एसर्जन ए, a patient of ADA deficiency undergoing treatment for gene therapy requires periodic infusion of genetically engineered lymphocyte। तो जिसमें ADA deficiency होगी उसे बार बार periodic infusion में लेना होगा, genetically engineered lymphocytes को बार बार चढ़ाना होगा, जिसको ADA deficiency होगी। तो उसका रीजन है lymphocytes are immortal। तो यहां पर lymphocytes immortal नहीं होते हैं, lymphocytes लगभग 5-7 दिन में मर जाती हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए तो सही है कि एडीए डेफिशिएंसी होगी तो बार बार आपने पीरियोडिकली चढ़ाना होगा जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, लेकिन लिम्फोसाइट्स इमॉर्टल नहीं होंगे, चाहे वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड हो चाहे नेचुरल हो, वो भी मर जाते हैं। इसलिए ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। उसके बाद 14th क्वेश्चन, एसर्जन है अ कैटल आर्गेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। देखिए कमेंसलिज्म क्या होता है, इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। तो एक स्पीसीज तो दूसरे को हेल्प करेगी, बेनिफिट देगी, लेकिन दूसरे वाले को कोई हार्म भी नहीं होगा और फायदा भी नहीं होगा। एक को तो बेनिफिट मिल रहा होगा, दूसरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा। तो इसमें कमेंसलिज्म हो रहा है, ऐसा बोला। कैटल आर्गेट और ग्रेजिंग कैटल को कैसे, रीजन क्या है, as grazing cattle moves through the field they stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for ergots to find and catch। अब इसमें सिंपली समझिए कि हुआ क्या। ये है कैटल एर्गेट, एक पक्षी होता है जो चरते हुए, जो कैटल्स हैं गाय भैंस जो चरते हुए आगे जा रहे हैं खेत में खाते हुए घास को, तो उसके साथ साथ ये भी चलते रहते हैं कैटल एर्गेट। तो उसमें से कीड़े मकोड़े दूर की तरफ भागते हैं, तो भागते भागते एर्गेट जो है उन्हें देख लेते हैं और इजीली उन्हें खा लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेजिंग कैटल को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो तो अपना आराम से फीड कर रहे हैं ग्रास के ऊपर, खाना खा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें से जो कीड़े मकोड़े उड़ते हुए भागते हुए जा रहे हैं उनको ये एर्गेट खा ले रहे हैं। तो एर्गेट को तो फायदा हो रहा है कैटल से, लेकिन कैटल को कोई फायदा नहीं हो रहा है एर्गेट से। इसलिए ये कमेंसलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। एसर्जन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन एसर्जन का सही एक्सप्लेनेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, एसर्जन कहता है एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स, और रीजन है कैस्टर पी बीन्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इसमें देखिए सीड्स दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्ब्यूमिनस और दूसरा एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस। अब जो एल्ब्यूमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसमें थोड़ा सा रेसिडुअल एंडोस्पर्म बच जाता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होता। एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो एंडोस्पर्म का पूरा यूज नहीं कर पाता है और थोड़ा बच जाता है, जिसे कहते हैं हम रेसिडुअल एंडोस्पर्म। जैसे मोनोकॉट, कैस्टर, मेज, व्हीट, बार्ले, रबर, कोकोनट। और कुछ होते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जिनमें एंडोस्पर्म पूरा यूज कर लिया जाता है एम्ब्रियो द्वारा डेवलपमेंट के दौरान, और एम्ब्रियो इज देन स्टोर्ड इन कोटिलिडन्स व्हिच बिकम मैसिव। तो एम्ब्रियो इसमें कोटिलिडन में चल जाता है और बड़ा हो जाता है साइज में। जैसे डाइकॉट, ग्राम, बीन, ग्राउंडनट, ये एग्जांपल है इसके। तो ये दो टाइप की जो सीड है, यहाँ पर एसर्जन में लिखा हुआ है कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, बिल्कुल सही है। आर रीजन क्या है कि कैस्टर, पी एंड बीन आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। कैस्टर, पी एंड बीन, देखिए कैस्टर तो है एल्ब्यूमिनस, पी और बीन है यहाँ पर एक्स एल्ब्यूमिनस। तो यहाँ पर रीजन सही नहीं है, एसर्जन तो सही है लेकिन रीजन सही नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। अब एसर्जन है बर्ड लाइक पिजन हैव हेट्रोगेमेटिक और वेरएज मेल्स आर होमोगेमेटिक। रीजन है इन पिजन फीमेल्स हैव जेड एंड डब्ल्यू सेक्स क्रोमोसोम्स whereas males have ZZ सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, एसर्जन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्जन को सही एक्सप्लेन करता है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है इनमें, और वन ऑफ देम इज XX XY टाइप। ह्यूमंस में जो होता है हमारे अंदर XX होती है फीमेल होमोजाइगस और XY हेटरोजाइगस होता है मेल, और दूसरा टाइप है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो है ZZ ZW टाइप जो बर्ड्स में देखा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, मेल्स तो होमोगेमेटिक होते ZZ हमसे उल्टा, और जो ZW है हेट्रोगेमेटिक वो बनेंगे फीमेल्स। इसलिए एसर्जन रीजन दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही देता है रीजन एसर्जन का।
इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो दी हुई है और एक्स और वाई 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमने बताना है, एक क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज शोन। तो ये जो पूरा एम्ब्रियोनिक स्टेज बताई गई है वो है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज या ब्लास्टुला स्टेज भी से कहते हैं हम। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन, मेंशन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ अ वुमन जो प्रेग्नेंट है वो उसको कहाँ रखेगी, यानी कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी। तो एग्जैक्ट लोकेशन इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ वुमन इज यूटेराइन वॉल। तो यूटेरस की वॉल में ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में पहुंच जाएगा। तीसरा है सी, इसमें एक्स और वाई के फंक्शन बताने हैं। फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, एक्स तो है आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट। तो ये जो पूरी लेयर आप एक्स की देख रहे हैं ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है, ये चारों तरफ गोल। और ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर क्या करती है, दिस लेयर सराउंड्स द इनर सेल मास एंड अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज ब्लास्टोसील। अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ब्लास्टोसील में, इसे प्रोटेक्ट करेगी ये ट्रोपोब्लास्ट की लेयर। और ये ट्रोपोब्लास्ट गिव्स राइज टू द प्लेसेंटा। यही ट्रोपोब्लास्ट की लेयर जो है एक्स, यही प्लेसेंटा को बनाएगी फ्यूचर में। इसके बाद है वाई का फंक्शन। वाई क्या है, इट पोजेसेस एन इनर सेल मास। ये है इनर सेल मास ICM विच फॉर्म्स द एम्ब्रियो। इसी से फिर बाद में ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं सेल्स, ये है इनर सेल मास और इसी से एम्ब्रियो बनेगा। तो बाहर एक्स की लेयर है ट्रोपोब्लास्ट लेयर और अंदर वाई जो है वो है इनर सेल मास जो एम्ब्रियो बनाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अब हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ए में पूछा गया है, फ्रॉम विच एंड ऑफ द ओव्यूल एंड हाउ डज द पोलन ट्यूब गेन्स इट्स एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर। तो इसमें देखिए जो फीमेल पार्ट है ये कार्पेल, इसमें पोलन ग्रेन जब आता है तो ये पोलन ग्रेन अपनी पोलन ट्यूब बनाता है और अंदर की तरफ एंट्री करता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पोलन ट्यूब जब आगे बढ़ती है पोलन ग्रेन की, उसमें 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं जिसे स्पर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मेल न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें से एक मेल न्यूक्लियस जुड़ता है यहाँ एग से और दूसरा मेल न्यूक्लियस जुड़ता है बीच में पोलर न्यूक्लियाई से। तो पहला मेल न्यूक्लियस जो एग से जुड़ा उससे सीड बनेगा और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो सेंट्रल स्पर्म न्यूक्लियस से जुड़ेगा उसे एंडोस्पर्म बनेगा, जिससे नरिशमेंट मिलेगा सीड को या एम्ब्रियो को। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की। तो इसमें 2 ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है। ए में है, इन हिबिस्कस फ्लावर पोलन ट्यूब गेन्स एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक थ्रू द माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से एंट्री करेगा। माइक्रोपाइल यानी जहां पर स्मॉल पोर होता है, छेद होता है ओवरी में, वहां से एंट्री करेगा माइक्रोपाइल। और विच इज लोकेटेड एट द अपोजिट एंड ऑफ द ओव्यूल। तो ओव्यूल के अपोजिट एंड में जो माइक्रोपाइल है वहां से एंट्री करेगा पोलन ट्यूब। दूसरा बी है ऑप्शन। क्वेश्चन में है कि स्टेट द फेट ऑफ द मेल न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब में जो 2 मेल न्यूक्लियाई हैं, इसका फेट क्या होगा, ये फ्यूचर में करेंगे क्या। तो मैंने बता दिया, एक मेल न्यूक्लियस मिलेगा एग से जो सीड बनाएगा और दूसरा मेल न्यूक्लियस मिलेगा स्पर्म न्यूक्लियाई से या सेंटर न्यूक्लियाई से जो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो ये एम्ब्रियो सैक है या ओव्यूल है, उसके अंदर जो पोलन ट्यूब अंदर जाती है और मेल न्यूक्लियस लेके जाती है, उसका फेट या उसके जो फ्यूचर में होने वाला जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने इसमें बता दी है। तो यही आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, 2 फिगर यहाँ पर दिए हुए डायग्राम ए और बी। तो हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द नेम द स्ट्रक्चर ए एंड बी मार्क्ड इन द इमेज बिलो। और दूसरा, स्टेट देयर इंपोर्टेंस इन वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है एक प्लाज्मिड। अब यहाँ पर तो किसी ने साइन किए हुए हैं, इसे छोड़ते हैं हम। तो ये बाहर जो है ये है प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए कह सकते हैं या प्लाज्मिड। सर्कुलर इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। देखिए है डीएनए, ये 2 स्ट्रैंड है, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए है ए नंबर पे, या प्लाज्मिड भी कह सकते हैं इसे। और बी में यहाँ पर सिंपल बैक्टीरियोफेज दिखाई दे रहा है। ये तो पहले का आंसर हो गया। और दूसरे का आंसर क्या होगा, इंपोर्टेंस क्या है। सबसे पहले प्लाज्मिड का इंपोर्टेंस हम देखते हैं। प्लाज्मिड हैव बीन की टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारी मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है। और ये डिलीवरी व्हीकल के रूप में काम करता है या वेक्टर के रूप में, यानी इसके अंदर कोई जीन हम रखें तो इसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यानी इसका कोई पार्ट हम इधर से इधर काट देंगे, माना इतना पार्ट काट दिया और यहाँ पर जोड़ दिया हमने कोई दूसरा डीएनए इसकी जगह में। तो ये डीएनए इसमें यहाँ पर जोड़ देंगे हम और इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, सेल के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर। और ये जो जीन हमने डाला इसके अंदर वो वहां पहुंच जाएगा। तो ये एक व्हीकल या एक ट्रांसपोर्टर के रूप में, वेक्टर के रूप में काम करता है और फॉरेन डीएनए को हम बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश इससे करा सकते हैं। दूसरा, बैक्टीरियोफेज का काम क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। बैक्टीरियोफेज इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेक्टर्स यूज्ड टू कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर
अगर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स जो हाइब्रिड है या मिक्स करके हमने बना दिया है, या डिजायर्ड जो डीएनए हम नॉर्मल वेक्टर में डाल दें, तो उससे हम बैक्टीरियल सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा सकते हैं इस बैक्टीरियोफेज के माध्यम से। और ये है एक वायरस। दिस वायरस मेक्स एन एक्सीलेंट वेक्टर बिकॉज अबाउट 1/3 ऑफ इट्स जीनोम इज कंसिडर्ड नॉन एसेंशियल। इसका जो 1/3 जीनोम होता है वो नॉन एसेंशियल होता है, इसलिए जो दूसरा जीनोम या जीन हम डालेंगे वो इजीली पहुंच जाएगा फॉरेन डीएनए के रूप में अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का ही बी है ये, और ऑप्शन में है, इन दोनों में से एक करना था। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच अ बैक्टीरियल सेल कैन बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप फॉरेन डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स यूजिंग डाइवेलेंट कैटाइंस एंड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो डाइवेलेंट कैटाइन और टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इन दो विधियों से हम किसी भी बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं। कॉम्पिटेंट मीन्स मतलब हम एक्सेप्टर कैसे बना सकते हैं, फॉरेन डीएनए को इजीली वो अंदर ले सके, ऐसा कैसे बना सकते हैं बैक्टीरियल सेल को। तो इसकी एक प्रोसीजर है कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। ये प्रोसीजर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए। सेल कॉम्पिटेंस रिफर्स टू सेल्स एबिलिटी टू टेक अप फॉरेन एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। बैक्टीरियल सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट इन ऑर्डर टू फोर्स देम टू टेक अप फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए को जबरदस्ती अंदर लेने वाली हम सेल बना देते हैं बैक्टीरिया को, और तब उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। अब कॉम्पिटेंट सेल कैसे बनाया जाता है? दे आर फर्स्ट ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटाइन सच एज कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ ट्रीट कर दिया जाएगा। कैल्शियम एक डाइवेलेंट कैटाइन है। फिर क्या होता है? इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी विद विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन इट्स सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसमें जो छेद होते हैं उन छेद की साइज बढ़ा देता है ये, जिससे कि फॉरेन डीएनए इजीली एंटर हो सके उन छेदों से, उन पोर्स से। फिर क्या होता है? दिस इज फॉलोड बाय हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो गर्म शॉक दिया जाता है, गर्म फिर ठंडा, फिर गर्म ठंडा। दिस इन्वॉल्व्स इंक्यूबेशन इन आइस followed by brief exposure to 42 डिग्री सेल्सियस एंड ट्रांसफरिंग बैक इनटू आइस। तो पहले उसे आइस में डालते हैं, फिर उसे 42 डिग्री सेल्सियस में गर्मी में रखते हैं, फिर आइस में डाल देते हैं। तो ऐसे हीट शॉक ट्रीटमेंट यहाँ पर देते हैं, यानी हीट पहले बहुत ठंडा किया, फिर हीट दी, फिर ठंडा किया, तो बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है सेल वॉल वो कंफ्यूज हो जाएगी कि भैया क्या करें हम, तो उसकी जो पोर्स हैं, छेद हैं, वो बढ़ जाएंगे और वहां से सेल कॉम्पिटेंट हो जाएगी, या सेल के अंदर एंट्री इजीली फॉरेन डीएनए की हो जाएगी, तो सेल कॉम्पिटेंट बन जाएगी। तो ये है प्रोसीजर डाइवेलेंट कैटाइन यानी कैल्शियम और टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा जो सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन 20। इकोलॉजिकल पिरामिड्स गिव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजिकल सिस्टम बट डू हैव सम लिमिटेशंस। लिस्ट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो बनते हैं अलग अलग टाइप के, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, 3 टाइप के पिरामिड होते हैं। ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर फायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशंस यहाँ पर पूछिए, देखिए सिर्फ स्पेसिफिक लिमिटेशंस। तो इसकी लिमिटेशन पहली है, द डिकम्पोजर्स विच आर अ मेजर पार्ट ऑफ फूड चेन आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन द ट्रॉपिकल लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल में आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ही हैं, लेकिन जो डिकम्पोजर्स हैं उनका कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। जबकि अगर आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है रोल डिकम्पोजर का ट्रॉपिक लेवल में, क्योंकि डिकम्पोजर ही नहीं होंगे तो ये साइकिल पूरी एनर्जी की नहीं चल पाएगी, इसलिए डिकम्पोजर का स्थान होना चाहिए था। दूसरा, द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सेम स्पीसीज मे बी प्रेजेंट इन 1 और मोर ट्रॉपिकल लेवल बट आर कंसिडर्ड इन द सेम लेवल। देखिए सेम स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में हो सकते हैं। जैसे कोई स्पीसीज है शेर की ही, तो वो एक दूसरे को भी मार सकते हैं, है ना, या सांप एक दूसरे को भी खा सकते हैं। तो ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में हो जाएंगे। तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा एक पौधों को खाने वाला, तो एक सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, एक टर्सरी कंज्यूमर, क्या पता वो सेकेंडरी कंज्यूमर जैसा ही हो। तो इसलिए अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में वो हो सकते हैं, लेकिन उनको हमेशा सेम लेवल में रखा जाता है। तो ये भी इसमें एक एक्सेप्शन है कि उन्हें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में रखना चाहिए। अगर वो अलग अलग काम कर रहे हैं या अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में एक्टिविटी कर रहे हैं, फूड चेन में अलग अलग हैं, उन्हें एक ही में नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसमें रखा जाता है। तीसरा, द फूड वेब इज नॉट कंसिडर्ड इन द इकोलॉजिकल पिरामिड बट ओनली द डिटेल ऑफ फूड चेन आर शोन। तो फूड चेन की डिटेल तो यहाँ पर दी हुई है कि प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं और प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, या ऐसे ही पूरी प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो फूड वेब है, फूड वेब को नहीं देखा गया है, क्योंकि एक ही स्पीसीज को कई सारे
दूसरी स्पीसीज भी खा सकते हैं। एक ट्रॉपिक लेवल में जो जीव है उन्हें दूसरे ट्रॉपिक लेवल के कई सारे जीव खा सकते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो फूड चेन को तो इसमें कंसिडर किया है, लेकिन फूड वेब को नहीं देखा गया है। इसलिए ये 3 एक्सेप्शंस यहाँ पर हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। 21वां क्वेश्चन है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल लैंड एरिया इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर। दुनिया की 7वीं लार्जेस्ट कंट्री है ये, लैंड और वाटर अगर देखें इसका तो। राइट द वैल्यू ऑफ लैंड एरिया ऑफ अवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड। मेंशन देन व्हाट मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है कि हमें परसेंटेज बताना है भारत का लैंड एरिया के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा दुनिया की जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें भारत का भी नाम है, क्यों? मेगा डाइवर्सिटी मीन्स जहां जीवों की विविधताएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो पहला आंसर है इसका, भारत में 149.94 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है और 2.4% है पूरी दुनिया का ये। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज 2.4%। तो लैंड एरिया हमारे पास 2.4% है, तो पहला आंसर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऐसे हैं, इसमें बताया हुआ है ऐसा, इसे हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो फॉरेस्ट कवर है इंडिया का वो है 7,01,073 किलोमीटर स्क्वायर विच इज 21.35% इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत के 21% जो लैंड एरिया है उसमें फॉरेस्ट हैं, और इसीलिए यहाँ बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा, फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हो पाती है। और पूरी दुनिया का 8.1% ग्लोबल डाइवर्सिटी या स्पीसीज हमारे इंडिया में है। तो 2 आंसर यहाँ पर दे सकते हैं हम कि 2.4% लैंड कंट्रीब्यूट करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड को, और 8.1% बायोडाइवर्सिटी या स्पीसीज यहाँ पर हैं इंडिया में पूरे वर्ल्ड की। तो ये हैं 2 आंसर्स। इसके अलावा भी कई सारी बातें दी हुई हैं यहाँ पर कि 13% बर्ड्स की हैं, 8.6% मैमल्स हैं, 7.9% रेप्टाइल्स हैं, 6% एम्फीबियंस हैं, 6% और फ्लोरा स्पीसीज है दूसरी। तो ये बायोडाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा वैरायटी से भरी हुई है हमारी इंडिया की। तो ये है आंसर 21th क्वेश्चन का। अब है 22वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया विद द हेल्प ऑफ अ सीमेटिक डायग्राम ओनली शो द 3 स्टेप्स द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको-आरआई एंड डीएनए लाइगेज। तो 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, इको-आरआई है एक और एक है डीएनए लाइगेज। इन 2 एंजाइम्स की मदद से जो डीएनए में एक्शन ये करते हैं वो कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इसके 3 स्टेप्स हमने बताने। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले एक वेक्टर डीएनए है इधर और एक फॉरेन डीएनए है। वेक्टर डीएनए जिसके अंदर हमने एंट्री करानी है किसी डीएनए की, और फॉरेन डीएनए वो जिसकी एंट्री हम करवाएंगे किसी वेक्टर डीएनए में। तो वेक्टर डीएनए के अंदर हम इको-आरआई नाम के एंडोन्यूक्लियस का काम लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसका नाम है इको-आरआई, उससे हम स्पेसिफिक इसके पॉइंट कट कर देते हैं। यहाँ पर वाले देखिए, नीचे वाले में कट कर दिया है और स्टिकी एंड बन गए हैं यहाँ। तो AATTC यहाँ पर कट गया है ऊपर से नीचे में। और दूसरा ये जो फॉरेन डीएनए है इसको भी हम एंडोन्यूक्लियस से काट लेते हैं और इसका नीचे का हिस्सा कट जाता है। अब होगा क्या, इसके बाद डीएनए फ्रेगमेंट इज जॉइंड एट स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स जो है इनके दोनों के, इनमें इन्हें जोड़ देंगे और डीएनए लाइगेज की मदद यहां पर लेंगे। डीएनए लाइगेज ही इनको जोड़ पाता है और इससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, एक नया डीएनए बन जाएगा जिसमें 2 अलग अलग टाइप के डीएनए मौजूद होंगे, वेक्टर डीएनए भी और फॉरेन डीएनए भी। तो ये है 3 स्टेप्स जिसमें हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर बना रहे हैं। ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और किस किस की मदद ले रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद ले रहे हैं जिसका नाम है इको-आरआई, और एक डीएनए लाइगेज की मदद ले रहे हैं इन दोनों को चिपकाने में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। नाउ सेक्शन सी का 23वां क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है पिडिग्री चार्ट। पिडिग्री चार्ट में यहां पर ये पेरेंट्स हैं, दोनों ही अनअफेक्टेड है जनरेशन 1 में। जनरेशन 2 में देखिए आप, ये मेल एक अफेक्टेड है, एक अनअफेक्टेड है, एक लड़की अनअफेक्टेड है, इनकी शादी हो रही है, तो फिर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें पूछी हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ये जो ट्रेट है जो इस चार्ट में दिया हुआ है, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। दूसरा पूछा हुआ है ये ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। और तीसरा पूछा हुआ है कि चाइल्ड नंबर 1, 3 का जो जीनोटाइप है पॉसिबल, वो क्या हो सकते हैं सेकेंड जनरेशन वाले। आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। ये देखिए, इसका आंसर देखने के लिए हमने इन चीजों को देखना होगा। ये मैंने एक बनाया हुआ है नोट्स टाइप में,
सबसे पहले हमने पता करना है कि ये क्वेश्चन ए में कि ये कैरेक्टर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। देखिए डोमिनेंट जब भी होता है कैरेक्टर, उसमें ज़्यादा अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इंडिविजुअल ज़्यादा अफेक्ट होंगे। स्कीपिंग नहीं होगी किसी भी जनरेशन में, और यहां पर आप देखिए स्कीपिंग हो रही है। फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में नहीं है, इसका मतलब एक जनरेशन स्किप हो चुकी है, तो इसलिए डोमिनेंट कैरेक्टर ये नहीं है। अब रिसेसिव का देखते हैं। लेस अफेक्टेड इंडिविजुअल, हाँ 1 2 3 4 5 में से सिर्फ एक अफेक्टेड यहां पर दिख रहा है, तो इसका मतलब लेस अफेक्टेड इंडिविजुअल है, हाँ फ्रीक्वेंसी कम है। और स्कीपिंग जनरेशन में हो रही है, हाँ हो रही है, इसलिए ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। तो पहले का आंसर आ गया, द ट्रेट इज रिसेसिव बिकॉज लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन अ जनरेशन फाउंड एंड स्कीपिंग इज ऑल्सो फाउंड। स्कीपिंग भी हो रही है और कम अफेक्टेड पीपल भी हैं जनरेशन में, तो इसलिए ये रिसेसिव ट्रेट है। अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये ट्रेट ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अगर ऑटोसोमल होगा तो मदर से सन और डॉटर दोनों को, और फादर से भी सन और डॉटर दोनों को इक्वली कैरेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। और एक्स लिंक्ड अगर होता है तो मदर से हमेशा अपने लाडले सन को ही जाते हैं, और फादर से हमेशा अपने जो पापा की परी है डॉटर को ही जाते हैं। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है, एक्स लिंक्ड। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो नंबर 1 का सन है, इसमें इस मदर के ट्रेट नहीं जा रहे हैं। अगर ये सेक्स लिंक्ड होता या एक्स लिंक्ड होता तो मदर वाहक भी होती, कैरियर, तो ये अफेक्टेड होता लड़का, क्योंकि यहां तो अफेक्टेड हो ही रहा है लड़का, तो यहां भी अफेक्टेड होना चाहिए था। लेकिन लड़के लड़के दोनों में बराबर जाना चाहिए था, नंबर 1 और नंबर 2 वाले को। लेकिन नंबर 2 के साथ तो गया है, नंबर 1 के साथ नहीं गया, तो यहां पर भेदभाव हुआ है कह सकते हैं, या इक्वली कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक नहीं है। सेक्स लिंक होता तो हमेशा 1 और 2 दोनों में ही जाता ये कैरेक्टर। तो दूसरे का आंसर होगा ऑटोसोमल, बिकॉज ये डॉटर नहीं, ये सन है। सन नंबर 1 का जो सन है, इसको ट्रेट मदर से नहीं मिले, लेकिन नंबर 2 को मिल गए, तो इसलिए ये है ऑटोसोमल ट्रेट। अब हम देखते हैं सी का आंसर। सी में पूछा है कि चाइल्ड 1 नंबर 1 जो है ये, इसका जीनोटाइप, और चाइल्ड 3 इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो इसको जीनोटाइप को निकालने के लिए हम देखेंगे कि ट्रेट है कैसा। ट्रेट है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में कोई भी स्पीसीज है या इंडिविजुअल है वो रोगी या ट्रेट दिखाने वाला तभी होगा जब उसमें स्मॉल ए होगा, यानी दोनों में रिसेसिव स्मॉल ए होगा, तभी ये कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। अब यहां पर जनरेशन 1 में देखिए अपने आप को शो इन्होंने नहीं किया है, तो इसमें जो कैरेक्टर हैं या जीनोटाइप है वो होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, क्योंकि अनअफेक्टेड अगर हैं तो या तो कैपिटल ए स्मॉल ए वाले होंगे या कैपिटल ए वाले होंगे, लेकिन यहां दोनों में कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। क्यों? क्योंकि तभी एक बार सन नॉर्मल और एक बार सन अफेक्टेड हो सकता है। अगर ये दोनों ही सेम होते कैपिटल ए वाले, तो यहां पर एक सन जो है अफेक्टेड और एक सन नॉन अफेक्टेड नहीं बन सकता था, इसलिए जो पेरेंट हैं उनका कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो नंबर 1 में आप देखेंगे जो ट्रेट होगा या तो वो होगा कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, तब ये अनअफेक्टेड रह सकता है। अगर स्मॉल ए होगा तो ये अफेक्टेड हो जाएगा, इसलिए चाइल्ड ए का कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। दूसरा चाइल्ड 3 का देखें, चाइल्ड 3 का होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए जब रिएक्ट कर रहा है जनरेशन 2 में, तो इसका जो मेल है वो जो बच्चा है वो अफेक्टेड हो रहा है और फीमेल्स अफेक्टेड नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर हमेशा हेट्रोजाइगस स्थिति आनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है कि ये अफेक्टेड सन पैदा कर पाएगी। तो ये आंसर है चाइल्ड एक का होगा कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए, और चाइल्ड 3 का होगा जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम सेल्स। इसका आंसर है स्टेम सेल्स आर स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट आर एबल टू डेवलप इनटू मैनी डिफरेंट सेल टाइप्स। शरीर की बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल सेल्स हैं ये, और इनका अलग अलग सेल टाइप में बनना, यानी ये जो सिंपल जो सेल हैं वो कई सारी नई सेल्स टाइप में कन्वर्ट हो जाती हैं, दूसरी टाइप की सेल्स बना देती हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है स्टेम सेल का। और दे हैव पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग इनटू अ इनॉर्मस नंबर ऑफ द सेम टाइप एंड ऑफ सेल्स बाय रिपीटेड माइटोसिस। इसमें बहुत ज़्यादा
माइटोसिस कैपेसिटी होती है या रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और ये माइटोसिस की मदद से बहुत सारे नंबर की सेम टाइप के सेल्स भी बना सकता है और डिफरेंट टाइप के सेल्स भी बना सकता है। तो इस स्टेम सेल्स की ये स्पेशल कैरेक्टर है, नए या खुद के कई टाइप्स बना लेना। बी क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर कैन वन ऑब्टेन स्टेम सेल्स इन ह्यूमन? मनुष्य के शरीर से स्टेम सेल्स कहां से ली जा सकती हैं? तो आंसर है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एम्ब्रियोज। तो दो टाइप से हम ले सकते हैं। अगर भ्रूण अवस्था में लेना है तो भ्रूण की जो स्टेम सेल्स हैं उनसे ले सकते हैं हम, जैसे ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जो 8 सेल्ड स्टेज है, 16 सेल्ड स्टेजेस हैं, उनमें से हम सेल्स को ले सकते हैं। वो सेल्स जो होती हैं वो स्टेम सेल ही होती हैं, वो तेजी से ग्रो करती हैं बहुत ज़्यादा, उनमें पावर जो मल्टीप्लिकेशन की है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एडल्ट के शरीर से लेनी है एडल्ट स्टेम सेल्स, तो हम ब्रेन से, बोन मैरो से, ब्लड वेसल से, स्केलेटल मसल्स से या लीवर से या दूसरे प्लेसेस से ले सकते हैं। मेनली जो बोन के बीच में बोन मैरो होती है वहाँ स्टेम सेल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेम सेल इन क्योरिंग ह्यूमन डिजीजेस। मनुष्य के रोगों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए स्टेम सेल के 2 यूज बताने हैं। पहला यूज है टिश्यू रिजनरेशन। देखिए, स्टेम सेल का प्रयोग करके हम टिश्यूज ग्रो करा सकते हैं या स्किन ग्रो करा दी, यहाँ तक कि लीवर भी ग्रो करा दिए कई एनिमल्स में। तो वो टिश्यू को रिजनरेशन करके उन रिजनरेटेड टिश्यूज को हम इम्प्लांट कर सकते हैं बॉडी में, रोगी के शरीर में, और जो रोगग्रस्त जो ऑर्गन है उसे हटा सकते हैं। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवैस्कुलर जो रोग हैं, हृदय संबंधी जो रोग हैं, उनको सही करने के लिए हम स्टेम सेल्स का यूज कर सकते हैं। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन डिजीजेस, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर डिजीज। तो ये पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज में हमारे न्यूरॉन्स और हमारे ब्रेन सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं, तो वहां पर ब्रेन डिजीजेस को ठीक करने के लिए हम स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनाइन ट्यूमर्स। तो बेनाइन ट्यूमर क्या है? नॉन कैंसरस सेल्स हैं, नॉन कैंसरस ग्रोथ है शरीर में, कैंसर वो नहीं क्रिएट करती हैं। और वैसे ट्यूमर का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, अनकंट्रोल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर रिफर टू कैंसरस ग्रोथ इन द बॉडी। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? वो कैंसरस है, लेकिन बेनाइन ट्यूमर क्या है? कैंसरस नहीं है। ये तो ये पहला अंतर है। इसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर इज दैट द फॉर्मर आर यूजुअली हार्मलेस व्हाइल लेटर आर यूजुअली हार्मफुल। तो जो बेनाइन ट्यूमर है वो हार्मलेस है, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, जिंदगी भर भी शरीर में रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं दे आर वेरी हार्मफुल, और बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक फैलना शुरू कर देते हैं, और कैंसरस रूप, ट्यूमर्स के रूप में या अल्सर्स के रूप में वो अपना चेंज कर लेते हैं रूप, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, शरीर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं और बॉडी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट, बी क्वेश्चन, नेम एंड एक्सप्लेन द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे डरावनी जो स्थिति है, सबसे जो भयावह स्थिति है मैलिग्नेंट ट्यूमर की, उसे क्या बोलते हैं? इसका आंसर है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर इज द कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस सबसे भयावह स्थिति है मैलिग्नेंट ट्यूमर की। इसमें क्या होता है? द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स फ्रॉम द प्लेस वेयर दे फर्स्ट फॉर्म्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। In metastasis, cancer cells break away from the original primary tumor, travel through the blood or lymph system and form a new tumor in other organs or tissues of the body. तो मेटास्टेसिस में क्या होता है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स हैं वो स्प्रेड करने लग जाती हैं बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में, और वहां पर नए नए ट्यूमर्स बनाना शुरू करती है। पूरी बॉडी में फैल जाता है ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसीलिए शरीर बिल्कुल ही काम का नहीं रहता, और ये कैंसर स्थिति कहलाती है ये स्थिति, और इसी को कहते हैं मेटास्टेसिस। सबसे डरावनी और सबसे भयावह स्थिति है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। अब हम 26 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन इन अ सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस इसमें 2 होती हैं सेवेज ट्रीटमेंट में। वाहिद मल उपचार, या जो गंदा, जो बुरा जो जल होता है जो घरों से निकलता है, उसमें 2 स्थितियां आती हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम करते हैं और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है। तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्लज हमारे पास होता है, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में सेकेंडरी स्लज होता है, या प्राइमरी एफ्लुएंट जिसको शोधन किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी स्लज के बारे में। प्राइमरी स्लज देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस है। तो इसको हम यहाँ से ऐसे अगर राउंडेड स्ट्रक्चर देखें तो ये है, देखो
इतना जो स्ट्रक्चर, ये मैंने डायग्राम खुद बनाया हुआ है, नेट से लेकर वो जो है कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए खुद बना के मैंने ये डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रॉ सेवेज आया हुआ है, इसकी स्क्रीनिंग हो रही है, फिल्ट्रेशन। उसके बाद कम्युनिकेटर यहाँ पर लगा हुआ है, जिससे कि और ज़्यादा शोधन होता है। फिर ग्रिट चैम्बर यहाँ पर है, जो ग्रिट होगा, ठोस अपशिष्ट जो होगा वो नीचे से बाहर हो जाएगा, बैठ के अवसादन उसका हो जाएगा नीचे, सेडिमेंटेशन। और ऊपर जो पानी है उसे हम प्राथमिक क्लेरिफायर में, प्राइमरी क्लेरिफायर में ले लेंगे। प्राइमरी क्लेरिफायर में जो स्लज आएगा या सेवेज आएगा वो नीचे बाहर हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर जो पानी बच जाएगा उस क्लेरिफायर वाले पानी को प्राइमरी इफ्लुएंट के रूप में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्रयोग कर लेंगे। तो ये है प्रोसेस और डायग्राम प्राइमरी ट्रीटमेंट का। और इसमें लिखा हुआ है 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्लज फ्रॉम सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वर यूज्ड। फर्स्ट वन फ्रॉम द रूरल एरिया वेयर नो हैवी मेटल्स वर इंक्लूडेड एंड द सेकंड फ्रॉम द अर्बन एरिया वेयर हैवी मेटल्स एग्जिस्ट। तो जो गांव से या छोटे एरियाज से जो पानी होता है उसमें मेटल्स, हैवी मेटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इतना नहीं है। घरों से निकलने वाला जो ऑर्गेनिक अपशिष्ट है, ऑर्गेनिक सेवेज है, वही है और वो इजीली साफ हो सकता है। लेकिन जो हैवी मेटल्स हैं उसे साफ करने के लिए फिर अलग प्रोसीजर अपनाई जाती है। तो ये है प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी स्लज को कैसे आगे हम साफ करते हैं। इसमें दूसरा है बी, एक्टिवेटेड स्लज। तो एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो इतना है, यहाँ से यहाँ तक एक्टिवेटेड या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसमें एक्टिवेटेड स्लज को साफ करने के लिए क्या किया जाता है? पहला है ये एरिएशन टैंक, वायु टैंक, जो यहाँ ऐसे दिखाया हुआ, देखो एयर यहाँ पर आएगी, हवा, और यहाँ पर एल्गी ग्रो करेंगी। एल्गी इस पानी में से जो ऑर्गेनिक मैटर है उन्हें हटा देंगी और पानी को सेकेंडरी क्लेरिफायर में डाला जाएगा। और यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें जो है करी जाएंगी। इसे जो सेवेज है वो नीचे बैठ जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, और जो बचा हुआ पानी है उसे पंप से दोबारा से इसमें एरेशन टैंक में डाला जाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि ये पानी जो साफ हुआ आगे गया और दोबारा से इसमें वापस आ जाता है, जो थोड़ा सा पानी बचा हुआ भी रहता है नीचे से, क्योंकि इसमें एयर कंप्रेशन भी दिया गया है और यहाँ से पंप से इसका वापसी भी हो रही है। तो एक्टिवेटेड स्लज या एक्टिवली इसे हम जो है बार बार इस वायु टैंक से गुजारते हैं और एल्गी के साथ ट्रीट करते हैं, सनलाइट के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं या ऑर्गेनिक मैटर है वो हट जाए पानी से और पानी साफ हो जाए। उसके बाद आगे क्लोरीन डिसइंफेक्शन के लिए भेज दिया जाएगा इसे, पानी को ट्रीटेड वाटर उसे हम कहेंगे उसके बाद। तो ये है एक्टिवेटेड स्लज, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी का प्रयोग किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग किया जाता है एरिएशन टैंक में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी है इसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो यहाँ पर जो घरों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है या जो कैटल से निकलने वाला गोबर वगैरह है, उसे एनारोबिक डाइजेस्टर में कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए आंसर है बायोगैस। बायोगैस रिएक्टर भी कह सकते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, इसमें मिक्सिंग टैंक है जिसमें हम पशुओं का गोबर और जल डाल देंगे, वो चला जाएगा इनलेट पाइप की मदद से डाइजेस्टर में, और यहाँ पर डाइजेस्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मैथेनोजेंस, मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और यहाँ पर वो बायोगैस का निर्माण करेंगे मैथेन का, और गैस होल्डर में वो इकट्ठा हो जाएगी और वहां से बायोगैस को यूज कर लेंगे हम। तो होता क्या है, एनारोबिक डाइजेशन इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस टू ट्रीट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेवेज स्लज एज पार्ट ऑफ द ingested waste management system. Anaerobic digestion reduces the emission of landfill gas into the atmosphere. Anaerobic digester can also be fed with purpose grown energy crops such as maize. तो जो मेज और अन्य क्रॉप्स हैं उनका जो अपशिष्ट है या घरों से निकलने वाला अपशिष्ट है उसका यूज करके हम बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं और उसे ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। और जो डायरेक्टली लैंडफिल गैसेज हैं, जो गैसों का समूह है जो एनवायरनमेंट में जाके बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करता है, उसको हम कम कर सकते हैं। 27वां क्वेश्चन है 27th। नेम द 2 प्राइमेट एंसेस्टर्स ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस हु एग्जिस्टेड अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। तो मनुष्य का 2 एंसेस्टर्स के नाम बताने जो प्राइमेट थे और 15 मिलियन साल पहले थे। तो आंसर है ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। तो 15 मिलियन ईयर्स अगो ये पाए जाते थे, जो हमारे ही पूर्वज थे। दूसरा क्वेश्चन इसमें है 27वें में बी, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स व्हेन एंड वेयर डिड ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकन्स जो हैं वो कहाँ रहते थे और कब रहते थे? तो रेमंड डार्ट
एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा कि जो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस फॉसिल थे वो 3.8 मिलियन ईयर्स अगो मिले थे। कहाँ? इथियोपिया में, यानी अफ्रीका में। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या क्या ऑस्ट्रेलिया में तो मिलेंगे नहीं, वो मिले थे इथियोपिया में, अफ्रीका में। तीसरा क्वेश्चन इसमें है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस। होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस के बीच में 3 अंतर बताने हैं। पहला अंतर है वेयर लिव्ड, कहाँ रहते थे? ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका में होमो हेबिलिस, और होमो इरेक्टस रहते थे नदर्न में भी, ईस्टर्न में भी और सदर्न में भी अफ्रीका के। उसके बाद होमो हेबिलिस कब जीवित रहे? 2.4 मिलियन से 1.4 मिलियन ईयर्स अगो तक। होमो इरेक्टस जिए हुए थे 1.89 मिलियन ईयर्स अगो से 1,10,000 ईयर्स अगो तक। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, इसमें से हाइट थी एवरेज 3 से 4 मतलब 3 फीट 4 इंच से 4 फीट 5 इंच तक, यानी 100 से 135 सेंटीमीटर तक। और वेट था एवरेज 32 किलो, बड़े छोटे थे भाई, 32 किलो के ही। और हाइट होमो इरेक्टस की थी 4 फीट 9 इंच से 6 फीट 1 इंच, यानी 145 से 150 सेंटीमीटर, यानी कुछ लंबे थे इनसे। और इनका वेट भी ज़्यादा था, 40 से 68 किलो तक। तो ये अंतर है होमो हेबिलिस जो शॉर्ट साइज थे और पहले पाए जाते थे, और होमो इरेक्टस बड़े साइज के थे इनसे एज कम्पेयर टू होमो हेबिलिस। और होमो इरेक्टस का जो साइज था वो भी बड़ा था और वेट भी ज़्यादा था, और ये होमो हेबिलिस के बाद पाए जाते थे इस संसार में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दी हुई है नीचे, इनका फुल फॉर्म बताना है पहले तो। ZIFT का फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ICSI का फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IUT का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। GIFT का फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको याद कर लीजिए। दूसरा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजर ऑफ IVF, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस में स्पर्म और ओवम को लिया जाता है मदर फादर के शरीर से, उसे फर्टिलाइज कराया जाता है आर्टिफिशियली, और उसे ब्लास्टुला स्टेज में फिर या गैस्ट्रुला स्टेज में या जाइगोट स्टेज में डाल दिया जाता है किसी भी फीमेल के या उसी मदर के या फीमेल के यूटेरस में, और वहाँ वो बच्चा ग्रो करता है। तो ये है IVF टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें इन चारों में से कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो IVF में नहीं आती है? आंसर है सेकंड, ICSI। ICSI मीन्स इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो साइटोप्लाज्म जो एग है, फीमेल एग, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट करा रहे हैं इंजेक्शन के माध्यम से आर्टिफिशियली। तो ये IVF की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक इंजेक्टिंग टेक्नोलॉजी है, इंजेक्टिंग प्रोसीजर है जिसमें हम स्पर्म को ओवम के अंदर एंटर करा दे रहे हैं बस। तो इसमें आंसर आप लिखेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड एज IVF बिकॉज ICSI each egg is individually injected with a single sperm by passing the stage where the sperm has no naturally penetrate the egg। तो एग को पेनिट्रेट करने की पावर जिस स्पर्म में नहीं हो, ऐसे स्पर्म्स को हम माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा एंट्री कराते हैं एग के अंदर। तो यह है ICSI टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28 का ही B है। इसमें बताना है डिफरेंस बताना है इन तीनों के बीच में। पहला है पेरिस्पर्म और पेरिकार्प के बीच में अंतर। तो पेरिस्पर्म क्या है? ये न्यूट्रिटिव मटेरियल है अराउंड द एम्ब्रियो सैक सीन इन सम सीड्स। कुछ सीड में एम्ब्रियो सैक के बाहर यानी ओव्यूल के बाहर पेरिस्पर्म पाया जाता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और पेरिकार्प क्या है? ये फ्लैशी पार्ट है प्लांट का, फॉर्म्ड द वॉल ऑफ द मेच्योर ओवरी। ओवरी की वॉल है पेरिकार्प, जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं। अधिकतर फ्रूट्स में ये खाने योग्य भाग होता है फ्लैशी पार्ट। तो पेरिस्पर्म और पेरिकार्प में ये अंतर है। पेरिस्पर्म है एम्ब्रियो सैक के बाहर, और ये सीड के बाहर पाया जाता है और नरिशमेंट देता है एम्ब्रियो को। और पेरिकार्प क्या है? ये फ्लैशी पार्ट है, किसी भी ओवरी के बाहर का स्ट्रक्चर है। तो ओवरी की वॉल में पाया जाता है। दूसरा है सिनकार्पस पिस्टल एंड एपोकार्पस पिस्टल। तो सिनकार्पस क्या है? Carpus is the one with a combined pistil like the flowers of tomato and cucumber। तो जितने भी पिस्टल्स होंगे वो अगर आपस में जुड़े हुए हों, कंबाइंड पिस्टल हो, यानी फीमेल जो पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़े हुए हों, तो एक साथ हों, तो उसे कहेंगे सिनकार्पस। और एपोकार्पस मीन्स वन विथ अ फ्री और फ्यूज्ड पिस्टल लाइक द फ्लावर्स ऑफ लोटस विंका। तो इसमें फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं।
सिनकार्पस में कंबाइंड है, लेकिन एपोकार्पस में फ्री या फ्यूज्ड पिस्टल्स पाए जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है प्लूम्यूल और रेडिकल में अंतर। तो प्लूम्यूल क्या है? सीड एम्ब्रियो का वह पार्ट है, भ्रूण का वह पार्ट है, बीज के अंदर के भ्रूण का, जो शूट डेवलपमेंट करता है जर्मिनेशन के बाद। शूट मीन्स तने का डेवलपमेंट करेगा प्लूम्यूल, और रेडिकल ये रूट डेवलपमेंट करेगा जर्मिनेशन के बाद, और इससे फिर रूट्स बनेंगे आगे की तरफ, स्ट्रक्चर्स बनेंगे सीड जर्मिनेशन के बाद। तो रेडिकल से रूट बनेंगे और प्लूम्यूल से शूट यानी तना बनेगा, यही अंतर है दोनों के बीच। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 3 इसके पार्ट थे, 3 नंबर का था, एक नंबर का तीनों। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें सेक्शन डी शुरू हो गया है। इसमें देखिए क्वेश्चन है जीन एक्सप्रेशन इज अ सेल सिस्टम एज अ प्रोटीन एंजाइम, हाउ डज एन एक्सप्रेशन ऑफ gene occur in a cell system and when does it need to occur, and how the gene expression is regulated in a prokaryote cell system was studied by the combined effort of Jacob Monod and biochemist Francis Jacob in the genetists. For this their work on lactose metabolism in E. coli and introducing the concept of lac operon, they were awarded the Nobel Prize in 1965। देखिए जैकब मोनेड और जो फ्रांसिस जैकब थे, इन्होंने लैक ओपेरॉन मॉडल दिया। उन्होंने बोला कि लैक्टोज की प्रेजेंस में जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेशन अलग टाइप का दिखाते हैं, वो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, और लैक्टोज अगर किसी मीडियम में प्रेजेंट ना हो तो वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं, जीन एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और एक मॉडल दिया। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है वाई लैक ओपेरॉन सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो लैक ओपेरॉन को ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है इन लैक ओपेरॉन लैक्टोज एक्ट्स एज इंड्यूसर। तो लैक्टोज इंड्यूस करता है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को, इंड्यूसर के रूप में काम करता है। इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द मीडियम फॉर द बैक्टीरिया, द रेगुलेटरी जीन इज एक्टिवेटेड, द इंड्यूसर विल बाइंड टू द प्रोसेस रिप्रेशर प्रोटीन एंड रेंडर इट इनएक्टिव विच अलाउज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओपेरॉन। तो अगर लैक्टोज मौजूद हो तो क्या होगा? मीडियम के अंदर, किसी भी बैक्टीरिया के मीडियम के अंदर, तो क्या होगा? रेगुलेटरी जीन एक्टिव हो जाएगा, और जो इंड्यूसर है लैक्टोज, ये जुड़ जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से। यानी रिप्रेसर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को रोक रही थी, उससे जुड़ जाएगा लैक्टोज, तो वो रिप्रेस नहीं कर पाएगा, और फिर रिप्रेस नहीं किया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शुरू हो जाएंगे। तो लैक ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम में काम करता है एज अ रिप्रेसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बी क्वेश्चन में देखते हैं। इट इज सेड दैट द लैक ओपेरॉन हैज टू बी ऑपरेशनल एट वेरी लो लेवल इन द बैक्टीरियल सेल ऑल द टाइम, जस्टिफाई। तो इसमें पूछा हुआ है कि बहुत लो लेवल होना चाहिए पहले से लैक ओपेरॉन का, तभी बैक्टीरियल सेल के अंदर लैक ओपेरॉन काम कर सकता है, ऑपरेशनल तभी हो सकता है। क्यों? देखिए लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हमेशा होना चाहिए, वेरी लो लेवल, तभी लैक्टोज एंट्री कर सकता है। अगर बहुत लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन नहीं होगा सेल के अंदर किसी समय में, तो लैक्टोज अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा और लैक ओपेरॉन प्रॉपर फंक्शनिंग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को नहीं करा पाएगा। तो इसलिए ये जो है बहुत जरूरी है, लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द रेगुलेटर जीन इन लैक ओपेरॉन मार्क्ड एज आई जीन। रेगुलेटर जीन को आई जीन क्यों कहा जाता है? आंसर है द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन। लैक ओपेरॉन के अंदर एक ही रेगुलेटरी जीन है, आई जीन, और 3 स्ट्रक्चरल जीन है, एक्स, वाई और ए। द नोटेशन आई डज इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। आई का मतलब है इनहिबिटर। तो जीन आई कोड्स फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो जीन आई इनहिबिटर है, शुरुआत करता है या रोकता है किसी भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को। इसलिए लैक ओपेरॉन में जो रेगुलेटर जीन है उसे आई जीन कहा जाता है, क्योंकि वो इनहिबिटर है। तो ये है इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी है इसमें, ड्रॉ अ सीमेटिक डायग्राम ऑफ लैक ओपेरॉन इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर इन द कल्चर मीडियम ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में एक डायग्राम हमने बनाना है लैक ओपेरॉन का, जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन हो लेकिन लैक्टोज ना हो। तो लैक्टोज नहीं है तो क्या हो रहा है? यहां पर रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाया,
जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बन गया। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके जुड़ जाएगा ऑपरेटर जीन से। ऑपरेटर जीन से जुड़ने के बाद ये आगे किसी को काम नहीं करने देगा, प्रोमोटर जीन को रोक देगा और जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगी, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें है, इससे अगला इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डी का ही और अथवा में है, उसमें तो बिना लैक्टोज का हमने चित्र बना था, इसमें लैक्टोज की प्रेजेंस का चित्र बनाना। देखिए अब हुआ सेम स्ट्रक्चर वैसा ही है, और कि रेगुलेटरी जीन वहां यहां भी है, रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर एमआरएनए बनाया और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। तो रिप्रेसर एमआरएनए ने जब रिप्रेसर प्रोटीन बनाया तो ये नॉर्मली जुड़ जाना चाहिए था ऑपरेटर जीन के साथ, जैसे पिछले डायग्राम में देखा आपने, लेकिन यहाँ पर बाह्य उत्प्रेरक या बाह्य एक्सटर्नल स्टिमुलेटर लैक्टोज यहाँ पर मौजूद है, और लैक्टोज जुड़ जाएगा इस रिप्रेसर प्रोटीन से और बना देगा रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, और ये रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया और ये अलग हो गया। यानी ये जो रिप्रेसर प्रोटीन था ये नहीं जुड़ पाया ऑपरेटर जीन से, नहीं जुड़ा तो ये फ्री हो जाएगा। कौन? प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज बना देगा और इनको शुरू करा देगा। एक्स, वाई और ए जो अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन हैं ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे और प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो यहां पर देख रहे हैं आप दोनों चित्रों में, पहले चित्र में लैक्टोज नहीं था तो ये ऑपरेटर जीन को जोड़ दे रहा था अपने साथ ये रिप्रेसर प्रोटीन, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसे अपने साथ बांध लेता है और वो यहाँ नहीं जुड़ पाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो ये है प्रोसेस लैग ओपेरॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बहुत बड़ा भारी भरकम चित्र दिया हुआ है, इसमें अर्थ बताया हुआ है, पृथ्वी है ये, इसमें बीच में इक्वेटर है ए, और ये बी यहां पर पोल्स की तरफ बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द ऑब्जर्वेशन मेड रिगार्डिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी व्हेन मूविंग फ्रॉम रीजन ए टू बी, गिव 2 रीजन्स ऑल्सो। तो ए से बी की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, यानी इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब मूव कर रहे हैं हम पृथ्वी में, तो हम क्या ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड कंडीशंस बिकम हार्श। तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा है इक्वेटर में बीच में, लेकिन जब नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर पोलर रीजन्स आते हैं और सर्दी बढ़ जाती है। दूसरा, वेजिटेशन डिक्रीजेज, यहाँ पर प्लांट्स भी कम होते जाएंगे। देखिए ध्रुवों की तरफ, बर्फीले स्थानों की तरफ जब आप जाएंगे पोलर रीजन की तरफ, तो वहां पर जो वेजिटेशन है, प्लांट्स है, वो भी कम हो जाएंगे। तीसरा, लेस रिसोर्स अवेलेबल टू सपोर्ट स्पीसीज। तो कोई भी लिविंग बीइंग यहाँ रहेगा तो उसके बाद रिसोर्सेज भी कम होंगे, फूड भी कम होगा, लाइट भी कम होगी, कंडीशंस भी बहुत ठंडी होंगी, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये 3 कंडीशंस हम देखेंगे। और एक और है यहाँ, सेकंड वाला हम छोड़ दिया हमने, बोथ द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन डिक्रीजेस। तो सोलर रेडिएशन की अमाउंट भी कम हो जाएगा, टाइमिंग भी कम हो जाएगी और इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो लाइट भी हमें, सनलाइट भी कम मिलेगी और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो इस होगा क्या? स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। So if conditions are too harsh, it is difficult for the species to survive and adapt. This results in decrease in biodiversity towards the poles. तो इन सब का रिजल्ट क्या होगा कि पोल्स की तरफ जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां स्पेसिएशन नहीं होगा। स्पेसिएशन मीन्स स्पीसीज का डेवलप होना, वैराइटीज आ पाना, बहुत सारी वैराइटीज, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 30 का बी। इसमें पूछा गया है, स्टेटिंग द रीजन मेंशन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन इंडिया। भारत में कितनी बर्ड स्पीसीज अभी तक खोजी गई हैं? तो आंसर है 1371 बर्ड स्पीसीज हैं अभी तक 2021 तक, और इनमें से 81 जो है वो एंडेमिक हैं और 212 स्पीसीज ग्लोबली थ्रेटन्ड है। तो 1371 स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं इंडिया में। अगला है क्वेश्चन है बी इसमें, नेम द रीजन इन द वर्ल्ड दैट रिकॉर्ड्स द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंशन व्हाई। पूरी दुनिया में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, जैव विविधता।
तो आंसर है अमेजन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, जो है साउथ अमेरिका में। इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि यहाँ पर प्लांट्स की लगभग 40,000 से अधिक जातियों का बर्थ प्लेस ये है। 1,25,000 स्पीसीज इंसेक्ट्स की यहाँ मौजूद हैं, 3,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, 427 एम्फीबियंस की स्पीसीज, 378 से ज़्यादा रेप्टाइल्स की स्पीसीज हैं, 1,300 बर्ड्स हैं और 427 से ज़्यादा मैमल्स की स्पीसीज यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट में, जो अमेरिका, साउथ अमेरिका में है। क्यों है, इसका कारण भी पूछा है, वाई। तो आंसर है बिकॉज द हॉट एंड वेट क्लाइमेट प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू थ्राइव। न्यूट्रिएंट आर rapidly recycled, speeding up plant growth, providing producers with food which in turn are consumed by primary consumers. Large areas of rainforests are untouched by humans, allowing nature to thrive. तो इस पूरी एरिया में, जो साउदर्न अमेरिका में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर गर्मी भी है और बहुत ज़्यादा वेट एरिया भी है, पानी बरसता भी ज़्यादा है वहाँ पर। तो कंडीशंस बहुत अच्छी हैं प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और सभी जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं, सभी जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स हैं, सभी के लिए आइडियल कंडीशंस हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है, मीजल्सन एंड स्टर्ल कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो मीजल्सन और स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया के अंदर, और उसे इसमें पूछा गया है, और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि विच टू टाइप ऑफ नाइट्रोजन वर यूज्ड बाय देम इन देयर एक्सपेरिमेंट एंड व्हाई। तो आंसर है 2 टाइप का नाइट्रोजन जो लिया था, एन हैवी एंड 14N नॉर्मल। तो एक तो एन हैवी को लिया था उनने, नाइट्रोजन हैवी मेटल, हैवी मतलब जो है एलिमेंट, और 14th है नाइट्रोजन, 14 नाइट्रोजन जो नॉर्मल है। 2 आइसोटोप लिए उन्होंने नाइट्रोजन के, और विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे हैवी मेटल का, इनका नाइट्रोजन, 2 टाइप के नाइट्रोजन का, तो तब हम इनका डिफ्रेंशिएशन समझ सकते हैं, ये अलग अलग तब पता चलेगा इनका सीजियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। मीजल्सन एंड स्टॉल कल्चर्ड ई कोलाई इन अ मीडियम कंसिस्टिंग 15 NH4Cl ओवर मैनी जनरेशंस। तो जो सीजियम क्लोराइड के अलावा NH4Cl है, और उनमें भी 15 नंबर वाला N जो है, उसकी प्रेजेंस में कई जनरेशंस तक ई कोलाई को उन्होंने कल्चर किया, मीजल्सन और स्टॉल ने, ताकि जो अध्ययन उन्होंने किया, ताकि जो डीएनए और जो प्रोटीन कोट का जो आगे का फेट था उसे वो पता कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड दे टेक सैंपल ऑफ इकोलाई एट डेफिनिट टाइम इंटरवल फॉर देयर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन में इकोलाई को के जो अलग अलग सैंपल्स हैं अलग अलग टाइम पीरियड में क्यों लिए। आंसर है सैंपल्स वर टेकन आफ्टर एवरी जनरेशन एंड टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ 15N एंड 14N यूजिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो बार बार जनरेशंस का पता करने के लिए कि 15N गया है या 14N, इसको पता करने के लिए उन्होंने बार बार इकोलाई के सैंपल्स लिए ऑब्जर्वेशंस के अंदर अलग अलग टाइम इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रोल ऑफ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट इन देयर एक्सपेरिमेंट। सीजियम क्लोराइड जो है, जिसे डेंसिटी ग्रेडियंट भी कहा गया है, उसका प्रयोग इन्होंने क्यों किया एक्सपेरिमेंट में। तो आंसर है अंडर हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि जो लेबोरेटरी में हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ तो उसे सेंट्रीफ्यूज में लगाते हैं और उसे बटन दबाते हैं तो वो घूमता है बहुत तेजी से, जिससे कि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उस लिक्विड में, और जो सॉलिड उसके अंदर होंगे वो अलग अलग अपने साइज के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगता है सॉल्यूशन में सीजियम क्लोराइड के, तो फिर क्या होता है, वो टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं सीजियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, और उसमें CS+ एटम हैवी फोर्स अवे बाहर की तरफ चले जाते हैं फ्रॉम द सेंटर, आउटर एंड की तरफ ट्यूब में, और फिर कुछ समय बाद वो डिफ्यूज हो जाते हैं दोबारा से अंदर की तरफ ट्यूब में, दस फॉर्मिंग अ शैलो डेंसिटी ग्रेडियंट। तो CS+ जो है वो डेंसिटी ग्रेडियंट बना जाते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनमें लगता है तो वो बाहर की तरफ भी जाते हैं और कुछ समय बाद वो अंदर की तरफ डिफ्यूज भी होते हैं। तो एक
डेंसिटी यानी घनत्व का अंतर आ जाता है दोनों तरफ, घना घना कम होता है कहीं पर, कहीं घना ज़्यादा होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट आ जाता है। फिर क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन दिस ग्रेडियंट विल माइग्रेट टू द पॉइंट वेयर दे हैव द सेम डेंसिटी एज द ग्रेडियंट। द नेचुरल बुयेंसी से कहते हैं, आइसोसाइनिक पॉइंट इसे कहेंगे हम। द ग्रेडियंट इज सफिशिएंट टू सेपरेट टाइप्स ऑफ डीएनए विद साइलेंट डिफरेंस इन डेंसिटी ड्यू टू डिफरिंग G+C कंटेंट और फिजिकल फॉर्म। तो लाइनियर वर्सेस सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, तो लाइनियर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, इनमें भी कुछ अंतर होता है और इनमें डेंसिटी का अंतर होगा। तो जैसे ही सीजियम प्लस का डेंसिटी ग्रेडियंट बन रहा है उस परखनली में, वैसे ही जब हम उसे डीएनए एंट्री करेंगे, उसके अंदर डीएनए डालेंगे, तो डीएनए भी उसी डेंसिटी ग्रेडियंट के अनुसार अपने आप को अरेंज कर लेगा, साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से। लाइनियर या सर्कुलर मॉलिक्यूल पे अलग अलग इकट्ठा हो जाएंगे। तो डीएनए को भी सेपरेट हम कर सकते हैं अगर हम सीजियम क्लोराइड डाल के डेंसिटी ग्रेडियंट बना लें किसी भी परखनली में, तो डीएनए को अलग करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राइट द इंपोर्टेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन द एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। इसका आंसर है, द इंपोर्टेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट इज टू डिस्टिंग्विश हैवी डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। तो नॉर्मल डीएनए से हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, यानी जो नाइट्रोजन 14 जो आइसोटोपिक नाइट्रोजन है, वो जिन डीएनए में मिल चुका है, उन्हें अलग करने के लिए नॉर्मल डीएनए से ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फोर्थ है, व्हाट राइट द कंक्लूजन्स दे अराइव्ड एट। तो मीजल्स एंड स्टॉल ने क्या कंक्लूजन दिए? आंसर है, द फर्स्ट जनरेशन वाज फाउंड टू बी हाइब्रिड बिटवीन N14 and 14N, मतलब 15N and 14N। सेकेंड जनरेशन कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ डीएनए, 50% लाइट 14N वाले और 50% इंटरमीडिएट 15N वाले। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ टू स्ट्रैंड सेपरेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया 15N और 14N वालों का, तो आपने देखा कि जो 15N वाले थे डीएनए वाले, उनमें जब हमने 14N वाले जो आइसोटोपिक नाइट्रोजन है उसका जब हमने मिक्सिंग कराई, तो अगली पीढ़ी में जो नए जीव पैदा हुए उसमें से 14N वाले 50% थे, 50%। और ये 50% तभी हो सकते हैं जब जो डीएनए का सेपरेशन हुआ हो या डीएनए का जो रेप्लिकेशन हुआ हो, वो जो है सेमी कंजर्वेटिव हुआ हो, यानी हाफ हाफ अलग हुए हो, तभी 50% वो बन सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट से मिजल्स एंड स्टॉल ने ये प्रूव किया कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो इसमें इक्वलाई डिवाइड्स 20 मिनट में डिवाइड होता है हमेशा, और डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 20 मिनट्स एक्सपेरिमेंट हैड ए हाइब्रिड डेंसिटी। द डीएनए एक्सट्रैक्टेड आफ्टर 40 मिनट्स हैड इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डेंसिटीज। तो 20-20 मिनट में जब चेक कर रहे थे ये दोनों वैज्ञानिक, तो देख रहे थे हाइब्रिड डेंसिटी, और फिर दूसरे 40 मिनट बाद फिर और ज़्यादा हाइब्रिड और लाइट डेंसिटी वो बढ़ती जा रही थी। तो 50-50% वो बढ़ते जा रहा था नया नया। तो इसका मतलब यह है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है डीएनए में। बी इसमें है, क्वेश्चन है, अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स इज क्रॉस्ड विथ द रिसेसिव ड्वार्फ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड। तो क्रॉस कराया गया किस किस के बीच? टॉल प्लांट राउंड सीड और ड्वार्फ प्लांट रिंकल्ड सीड के बीच। तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस एक कराया हुआ है। मेंडल का नियम यहाँ पर पूछा गया है, देखा गया है कि वर्क आउट द क्रॉस अप टू F2 जनरेशन गिविंग द फिनोटाइपिक रेशियोज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली। तो F1 और F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है उसके बारे में पता कीजिए, ऐसा बोला है। तो इनमें टॉल प्लांट को कैपिटल टी और राउंड सीड को कैपिटल R से दर्शाया गया है। डॉर्फ प्लांट को स्मॉल टी और रिंकल्ड सीड को स्मॉल आर से दर्शाया गया है। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल R, स्मॉल r, ये फर्स्ट जनरेशन में सबके सब आएंगे। टॉल प्लांट ही रहेंगे और राउंड सीड ही रहेंगे, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो एक कैपिटल टी है तो टॉल, और एक कैपिटल R है तो राउंड। तो ये टॉल और राउंड ही बनेंगे सबके सब, क्योंकि रिसेसिव में जो
ड्वार्फ और रिंकल्ड है उसमें होमोजाइगस स्टेट होनी चाहिए, यानी स्मॉल टी होना चाहिए तभी ये ड्वार्फ बनेगा, और दोनों स्मॉल आर होने चाहिए तभी रिंकल्ड सीड बनेगा। अदरवाइज एक भी अगर कैपिटल टी या दोनों कैपिटल टी हुए या एक भी कैपिटल आर दोनों कैपिटल आर हुए तो वो टॉल और राउंड ही बनेगा। तो F1 जनरेशन में सभी टॉल राउंड सीड बन रहे हैं। तो F2 जनरेशन में जब हमने यहाँ पर ये क्रॉस कराया है पीनट स्क्वायर में, तो यहाँ इसके 4 टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर के। कैसे? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। तो 4 टाइप के ये गैमीट्स बना सकते हैं मेल में, और 4 ऐसे ही टाइप के फीमेल्स में बना सकते हैं। जब इनका हमने क्रॉस यहाँ पर किया और देखिए स्ट्रक्चर्स, तो ये जो रेशियो बना रहे फिनोटिपिक F2 जनरेशन में, टॉल राउंड जो थे फर्स्ट में लिए थे वो तो 9 बनेंगे, 9% मतलब, और उसके बाद डॉर्फ रिंकल्ड बने 1। इसके अलावा इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो गए। देखिए टॉल के साथ टॉल के साथ रिंकल्ड जुड़ गया, टॉल रिंकल्ड 3, और ड्वार्फ के साथ राउंड जुड़ गया, ड्वार्फ राउंड 3। तो ये नए नए रिकॉम्बिनेशन बन गए, ड्वार्फ राउंड और टॉल रिंकल्ड, जबकि हमने ऐसे को किसी को क्रॉस कराया नहीं था, तब भी आपस में रिकॉम्बिनेंट बन गए। तो F2 जनरेशन में जो रेशियो आया हुआ है 9:3:3:1, तो ये है मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस, और इससे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रूफ होता है, क्योंकि जो हमने क्रॉस कराए थे टॉल प्लांट राउंड सीड का, ड्वार्फ प्लांट रिंकल्ड सीड का, उसमें जो ये एलील्स हैं, 2 कैरेक्टर्स के जो अलग अलग एलील्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं फ्यूचर में, और आपस में जो है ये राउंड सीड इस ड्वार्फ के साथ और ये टॉल प्लांट इस रिंकल्ड के साथ भी क्रॉस कर ले रहा है, और ये ड्वार्फ राउंड और टॉल रिंकल्ड नए टाइप के स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए इसे कहते हैं हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दूसरे क्वेश्चन में यही पूछा होगा, स्टेट द मेंडेलियन प्रिंसिपल दैट कैन बी डिराइव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ सच ए क्रॉस। आंसर है व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of characters, law of independent assortment। तो एक पेयर के कैरेक्टर और दूसरे पेयर के कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ सकते हैं, यही है मेंडल का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अ टाइम बाउंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज फॉलोड फॉर द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री फ्रॉम देयर बर्थ अप टू 10 years ऑफ एज। तो बर्थ से 10 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम एक चलाया गया। फिर क्या हुआ, अ ग्राफ प्लॉटेड बिलो शोज द इफेक्ट ऑफ द वैक्सीनेशन फॉलोड बाय इन्फेक्शन बाय द सेम पैथोजन एंड द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ द चाइल्ड। तो ये जो दोबारा से जब ये रोग या ये जो जिस चीज़ के लिए वैक्सीनेशन दिया था उसी का इन्फेक्शन दोबारा जब हुआ, तो ब्लड में जो एंटीबॉडीज बन रहे थे उनका जो है नंबर दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर। तो इन दोनों के बीच ग्राफ दिया हुआ है, डेज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन लगाने के दिन के बाद कितने दिन हुए हैं, और ये वैक्सीनेशन में जो कंसंट्रेशन है ब्लड का उसमें एंटीबॉडीज कितने बने हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो 0 नंबर से शुरू हुआ था, वैक्सीन दी गई थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 140वें दिन यहाँ पर री इन्फेक्शन जब कराया गया पैथोजन के द्वारा, सेम पैथोजन के द्वारा, तो ब्लड के एंटीबॉडीज उसके बाद बहुत बढ़ गए। ठीक है, तो इसमें आंसर है पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए वैक्सीन कॉज्ड एन इंक्रीज इन द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन। तो वैक्सीन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एंटीबॉडी कंसंट्रेशन क्यों बढ़ा दिया, एंटीबॉडी बहुत तेजी से क्यों बढ़े ब्लड में। तो आंसर है फर्स्ट, द वैक्सीन कंटेन्स द एंटीजन विच स्टिमुलेट्स एक्टिवेटेड इम्यून सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स विच जनरेट्स प्राइमरी रिस्पॉन्स और हार्मोनल ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमने जब बच्चे को वैक्सीन दी तो उसके अंदर एक एंटीबॉडी पैदा कर दी बचपन में ही, तो वो जो वैक्सीन दी वो एंटीजन के रूप में इस्तेमाल की। वैसे वैक्सीन जो देते हैं वो या तो वीक सेल्स देते हैं पैथोजन के या डेड सेल्स होते हैं पैथोजन के। तो वीक या डेड सेल जब चढ़ाई जाती है तो हमारी बॉडी, बच्चे की बॉडी उस एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी बनाती है और फ्यूचर के लिए उसे याद रखती है मेमोरी बेस्ड में, और दोबारा से जब इन्फेक्शन वही जो पैथोजन है वो करता है जिसके वैक्सीन हमें चढ़ाई हुई है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स बहुत तेजी से होता है और फिर हमारे अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले कम बढ़ते हैं लेकिन बाद में जब इन्फेक्शन दोबारा हो तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बढ़ जाते हैं। यही इस ग्राफ में दिखाया हुआ है। आइए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चाइल्ड इन्फेक्टेड विद द सेम पैथोजन ऑलमोस्ट 4 months लेटर, 4 महीने बाद अगर वही पैथोजन दोबारा अटैक करे, द एंटीबॉडी कंसंट्रेशन इज हिज हर ब्लड इंक्रीजेस वेरी फास्ट, एक्सप्लेन व्हाई। तो कुछ समय बाद जब इन्फेक्शन दोबारा हुआ 140-50 दिन बाद, तो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज ब्लड में बढ़ गए। क्यों? आंसर है मेमोरी सेल्स जनरेट एमनेस्टिक रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो मेमोरी सेल्स पहले से थी बॉडी में, जो टी लिम्फोसाइट सेल्स या बी लिम्फोसाइट सेल्स ने बनाई थी, और उन मेमोरी सेल्स ने बहुत ज़्यादा सेकेंडरी रिस्पॉन्स शुरू कर दिया, जिसे हम एमनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज ब्लड के बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल गिवन बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हाउ दे आर अटेन्ड, आइडेंटिफाई पी क्यू आर एस एंड टी इन द टेबल। तो ये टेबल दी हुई है, यहाँ पर टाइप ऑफ इम्यूनिटी, नेचुरल, नेचुरल पैसिव, नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव, एक्वायर्ड एक्टिव या एक्वायर्ड पैसिव दी हुई है। नेचुरल बचपन से ही मिली हुई, और एक्टिव पैसिव अलग अलग टाइप की हैं। तो हम इसे देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्शन एंटीबॉडीज, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स हैं या नहीं, और मोड अटेंडेड, कौन सा मोड इसमें अपनाया गया है। तो इसमें आंसर यहाँ पर निकालना है टेबल में। तो देखिए क्या हो सकता है, आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है नेचुरल एक्टिव, अगर इम्यूनिटी हो, नेचुरल हो और एक्टिव इम्यूनिटी हो तो एंटीबॉडीज बनेंगे, हाँ बनेंगे। मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, हाँ होंगी, यहाँ देखिए यस। और मोड अटेंड, मोड क्या होगा, क्यू, कैचिंग एन इन्फेक्शन, गेटिंग इन्फेक्टेड। तो जो इन्फेक्शन है उसे कैच किया जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये है इसका पहला आंसर। दूसरा, नेचुरल हो और पैसिव इम्यूनिटी अगर हो तो प्रोडक्शन नहीं होगा एंटीबॉडीज का। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी सेल्स, नो, मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगी पैसिव इम्यूनिटी में। और इसमें क्या है, मोड ऑफ मोड अटेंड अक्रॉस द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होगा और प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये इम्यूनिटी पैदा करेगा बच्चे के लिए। तीसरा है एक्वायर्ड और एक्टिव इम्यूनिटी अगर हो तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, एस, हाँ यस होगी। मेमोरी सेल्स होंगे, और गेटिंग ए वैक्सीन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग में अगर वैक्सीन ली जाएगी तो तब ये काम ऐसे करेगा, एक्वायर्ड और एक्टिव इम्यूनिटी। अगला एक्वायर्ड और पैसिव इम्यूनिटी, इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, टी, नो। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज नहीं बनते हैं और मेमोरी सेल्स भी नहीं बनते हैं, और एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज भी बनते हैं और मेमोरी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें इसका मोड है गेटिंग एन इंजेक्शन ऑन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का जब इंजेक्शन हमें लगेगा तभी एक्वायर्ड या पैसिव इम्यूनिटी हमारे अंदर आएगी। तो ये है अलग अलग मोड, और इनमें एंटीबॉडीज बनती है और मेमोरी सेल्स बनती हैं या नहीं, इसके बारे में पूछा गया था। और नेचुरल एक्टिव, नेचुरल पैसिव और एक्वायर्ड एक्टिव और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या होता है चेंजेस, ये यहाँ पर बताए हुए हैं, वह पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ स्मैक, व्हाई इज द कंजप्शन ऑफ स्मैक कंसिडर्ड एज एन अब्यूज। आंसर है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ये है केमिकल नेम स्मैक का। स्मैक आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हमारे टाउन में भी, और ये इससे कई सारे लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। हमने बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और स्मैक का जो केमिकल फॉर्मूला है डाईएसिटाइल मॉर्फिन, और ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, एक बार इसे यूज़ कर लिया तो एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड बीइंग ए डिप्रेसेंट इट स्लोज डाउन आवर बॉडी फंक्शंस, हमारी बॉडी के फंक्शंस को बड़ा स्लो कर देता है, और आनंद की अनुभूति होती है फर्स्ट में, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, हमारे इम्यून सिस्टम की स्लो रिस्पॉन्स, और पूरा नर्वस सिस्टम फेलियर भी हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सोर्स प्लांट एंड वन इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। यानी प्लांट से निकलने वाली जो ये दवाइयाँ हैं, या कह सकते हो ड्रग्स, दवाइयाँ तो नहीं, दवाइयों के यूज़ तो होती हैं लाइक कुछ कुछ, लेकिन ये नशे के रूप में ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे मारिजुआना, कोकीन और मॉर्फिन, इसका हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या, इन ड्रग्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। आंसर पहला, कैनाबिस सटाइवा यानी मैरिजुआना, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है हमारे। दूसरा क्वेश्चन, कोकीन, कोकीन का जो पौधा है जिसे हम प्राप्त किया जाता है वो है एरेथ्रोजाइलम कोका, जिसे कोका प्लांट भी कहते हैं, उससे हम कोकीन प्राप्त करते हैं। और ये हमारे इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीज्ड एनर्जी, ऐसा लगता है कि ताकत बहुत बढ़ गई है। और हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामीन, न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स होता है एक नर्वस
एंडिंग से दूसरे डेंड्रॉइड्स के बीच में जो कनेक्शन है उसे देना सेंसरी रिसेप्टर्स के रूप में, सेंसरी ट्रांसमीटर के रूप में ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं। तो ये डोपामीन का सीक्रेशन करता है और हमें लगता है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है और यूफोरिया में हम जीते हैं, मतलब एक आनंद की अनुभूति में। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है नर्वस सिस्टम के लिए फ्यूचर में। नेक्स्ट है मॉर्फिन। मॉर्फिन प्राप्त होती है पेपेवर सोमिनिफेरम नामक प्लांट से। एक्ट्स एज डिप्रेसेंट, ये भी डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है फंक्शन को, और हमारे दर्द को और हमारी जो अवसाद हैं, मतलब जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब शांत कर देता है कुछ समय के लिए। लेकिन जब नशा उतरता है तो भैया सब कुछ डबल डबल होके मिलता है हमें प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये क्वेश्चंस ऐसा आता है और अलग अलग रूपों में पूछा जाता है अलग अलग टेस्ट्स में। इस बार ही ऐसा आया है तो इसी क्वेश्चन को घुमा के फिर दूसरे तरीके से पूछेंगे। तो मारिजुआना प्राप्त होता है कैनाबिलिस सटाइवा प्लांट से और इसका फंक्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। और कोकीन प्राप्त होती है इरिथ्रोजाइलम कोका या कोका प्लांट से और ये हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसमें इफेक्ट करता है। और तीसरा मॉर्फिन है वो पेपेवर सोमिनिफेरा प्लांट से प्राप्त होता है और ये डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है बॉडी में। तो ये है क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये एक प्लांट है, इसके 2 फ्लावर हैं अलग अलग, और ये फिर अलग प्लांट है अलग फ्लावर है। तो इसमें ये पूछा गया है पहले में, द गिवन डायग्राम शोज 3 मेथड्स ऑफ पोलन ट्रांसफर इन प्लांट्स, व्हाट आर द टेक्निकल टर्म्स यूज्ड फॉर पोलन ट्रांसफर मेथड 1, 2 एंड 3। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा हो तो ऑटोगैमी, और एक प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो जिटोनोगैमी, और 2 प्लांट के बीच में फ्लावर्स के अगर पॉलिनेशन हो रहा हो तो जीनोगैमी कहते हैं। तो ये है इसका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाउ डज फ्लावरिंग प्लांट्स अचीव पॉलिनेशन सक्सेसफुली। वाटर लिली और वेलिस्नेरिया कैसे पॉलिनेशन कर पाते हैं। वाटर लिली पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड, तो हवा से या इंसेक्ट से वाटर लिली करता है पॉलिनेशन। और वेलिस्नेरिया करता है फीमेल फ्लावर्स ऑन लॉन्ग स्टॉक रीचेज वाटर सरफेस, पानी के सरफेस में होते हैं फीमेल फ्लावर। और मेल फ्लावर्स और पॉलन रिलीज्ड ऑन वाटर एंड कैरिड बाय वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर्स टू अचीव पॉलिनेशन। तो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो वाटर की सरफेस में पहुंच जाता है, और मेल फ्लावर से जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो पानी में सरफेस में आते हैं और वो फीमेल पार्ट से मिल जाते हैं और वहां से पॉलिनेशन पानी के द्वारा हो जाता है वेलिस्नेरिया में। अगला क्वेश्चन है थर्ड, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, एक्सप्लेन वन हेरिडिटरी एंड वन फिजियोलॉजिकल डिवाइस विच हेल्प प्लांट टू अचीव दिस टारगेट। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ प्लांट्स में कौन कौन से फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, हेरिडिटरी और फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करते हैं। अब सबसे पहले बात, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है क्या। देखिए, जब ऑटोगैमी होते रहती है, एक ही स्पीसीज के बीच क्रॉसिंग होते रहती है, तो कई सारी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में सामने देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन रिफर्स टू द डिक्रीज और लॉस ऑफ फिटनेस एंड स्ट्रेंथ विच इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू इनब्रीडिंग। इज सिंपलर फॉर्म, the mating between the relative in a small population is common and this may lower the population's ability to persist and reproduce while is referred to as inbreeding depression। तो बार बार जब सेम स्पीसीज में और छोटी पॉपुलेशन में ही क्रॉसिंग होते रहे तो एबिलिटी उस पॉपुलेशन की समाप्त हो जाएगी फ्यूचर में भी, रिप्रोडक्शन की भी, और फिजिकल एबिलिटी भी समाप्त हो जाएगी, और इसी को कहते हैं हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्ट्रेंथ भी खत्म होती है। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए प्लांट्स में क्या क्या है, तो जेनेटिक चीज जो है, जेनेटिक जो उपाय है, जेनेटिक डिवाइस, वो क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन। यानी जब सेम फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फीमेल पार्ट है उसके लिए कोई एक्टिविटी आगे करती ही नहीं है, उसके लिए इनएक्टिव होती है वो। जैसे सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स बाय इनहेबिटिंग पॉलन जनरेशन, पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टल। तो ये इनहेबिट कर देती है पॉलन जर्मिनेशन को या पॉलन ट्यूब को बनने को पिस्टल के अंदर। तो
सेम प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं या सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन्स हैं, अगर वो किसी स्टाइल स्टिग्मा के ऊपर आते हैं तो वहाँ पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट नहीं होगी, या पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो भी जाएगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी उसकी। तो ये है जेनेटिक कैरेक्टर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल उपाय, फिजियोलॉजिकल डिवाइस। वो क्या है? पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिपीटेटिव receptivity, stigma receptivity are not synchronized. Either pollen matures earlier and stigma later or pollen matures later than stigma. तो pollen grains और stigma के maturation का टाइमिंग अलग हो जाती है कभी कभी। तो यह है फिजियोलॉजिकल कारण जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम हो पाता है। तो जेनेटिक और एक फिजियोलॉजिकल कारण पूछा है जिससे कि प्लांट अपना इनब्रीडिंग डिप्रेशन कम या समाप्त कर सकता, रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो शोइंग द मेनेस्ट्रल साइकिल ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये कि यहाँ पर 28 दिन का सर्कल बनाया हुआ है, इसमें अलग अलग स्टेप्स बनाए हुए हैं और पूछा गया है कि इन मेनेस्ट्रल साइकिल में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द सुटेबल टेक्निकल टर्म्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। पहले से 7वें दिन तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के दिन तक जो एरिया है उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम मेनेस्ट्रल पीरियड, क्योंकि यहीं पर ब्लीडिंग होती है पहले से, वैसे चौथे 5वें दिन, लेकिन 7वें दिन तक ये टोटल माना जाता है, मेनेस्ट्रल पीरियड कहलाएगा पहले से 7वें। दूसरा 8 में से 12वां दिन क्या कहलाएगा? 8 में से 12वां दिन कहलाएगा फॉलिकुलर फेज, क्योंकि इसमें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल ये डेवलप होंगी, इसे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। तीसरा है डे 16 एंड 18 यानी ओव्यूलेशन के बाद का टाइम, तो इसे कहेंगे हम ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनेंगे और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करेंगे कुछ हार्मोन्स, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ल्यूटियल फेज 16वें से लेकर 28वें दिन तक। और लास्ट है 13वें से लेकर 15वें दिन को क्या कहेंगे? 13वें से लेकर 15वें दिन को, तो इस टाइम पीरियड को हम कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज, यानी इस टाइम में ओव्यूलेशन होगा और यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन या सेक्स करने के बाद फर्टिलाइजेशन इजीली हो सकता है। तो ये है अलग अलग टाइम पीरियड मेनेस्ट्रल साइकिल का, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओवेरियन एंड पिट्यूटरी हार्मोन्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग टाइम पीरियड। 8 में से 12वें दिन कौन कौन से ओवरी के हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उसका काम, और पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से सीक्रेट होते हैं और उनका क्या काम है। तो पहला है या रोल है, 8 में से 12वें दिन ओवरी से निकलता है हार्मोन, फॉलिकुलर ग्रोथ वाला, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियल सेल्स इसमें होता है। और पिट्यूटरी हार्मोन जो निकलता है उसका काम है फॉलिकल्स को डेवलप करना और एस्ट्रोजन को सीक्रेट करना, जिससे कि फॉलिकल्स और डेवलप हो। 13वें से 15वें दिन ओवरी से निकलने वाले हार्मोन क्या करते हैं? ओवरी और फॉलिकल्स को मैच्योर करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को बनाते हैं, एंडोमेट्रियम को थिक करते हैं, मोटी एंडोमेट्रियम जो यूटेरस की आउटर वॉल है। और पिट्यूटरी हार्मोन क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल को रेप्चर करता है, यानी ओव्यूलेशन करता है। अगला 16वें से 18वें दिन ये रेप्चर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, पिट्यूटरी हार्मोन है ये LH। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन ओवरी से निकलने वाला 16वें से 18वां दिन वाला हार्मोन है जो मेंटेनेंस करता है एंडोमेट्रियम को। और पिट्यूटरी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है, प्रोगेस्ट्रॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन अलग अलग काम करता है। तो ये है पूरा का पूरा पेपर 2023 का, जिसमें हमने अलग अलग क्वेश्चंस को डिटेल में एनालिसिस किया और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार अलग अलग रूपों में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, बार बार देखिए, हर क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए और ये क्वेश्चंस अलग अलग टाइप में हर बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सेट 1 था, सेट 2 और 3 में कुछ क्वेश्चंस अलग भी आए हुए हैं। सेट 2 और 3 के जो अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, पहले इस वीडियो को आप डिटेल में देख लीजिए। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।